एवरीवन, दिस इज चांद दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक एनालॉजीज एंड स्पेलिंग्स। तो हम ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं इन 2 वीडियोस। वन वाज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड वॉज द बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस। अब हमें मूव ऑन करना है टू द नेक्स्ट लेवल जो कि है इंटरमीडिएट लेवल। सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। देखो, एनालॉजी की क्वेश्चन तो मोर और लेस ऐसे ही आते हैं। वैसे ज़्यादातर ऐसा देखा गया, जितने अगर हम सेट्स की स्टडी करें प्रीवियस ईयर्स की, तो ऐसा एग्जैक्ट एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, पहले ही बता दूं। बट क्योंकि जो मटेरियल वगैरह रिलीज करते हैं ओलंपियाड्स वाले, मतलब जो कंडक्ट कराते हैं SOF, दे ऑलवेज रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, है ना, और उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब ये आते कि नहीं आते पेपर में, दैट्स अदर थिंग। क्लियर? सेकेंड चीज जो है, एनालॉजी में आज के वर्ड्स का लेवल बढ़ जाएगा फॉर श्योर। थोड़ा सिमिलैरिटी ढूंढने में आपको दिक्कत जाएगी फॉर श्योर। बट स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस हम बिल्कुल टर्न कर देंगे आज। हम जो स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, उसमें हम करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढ रहे थे फ्रॉम द ऑप्शंस, राइट। बट अगर मैं वही बोलूँ, मैंने जितने PYQs स्टडी किए हैं उस हिसाब से एक और फॉर्मेट है स्पेलिंग का जो देखा गया है, जहां आपको एक डेफिनेशन दी जाती है। आपको उस डेफिनेशन के लिए 1 वर्ड सोचना है और उस 1 वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है वो ऑप्शन में से आपको टिक करना है। अब हो सकता है चारों ऑप्शंस जो हैं वो उसी की गलत स्पेलिंग सही स्पेलिंग वाले ऑप्शंस हो, तो थोड़ा सा शायद आसान हो जाए, बट आपको वो वर्ड पता होगा तभी आप कर पाओगे सॉल्व। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। और ये 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो मार्क्स मायने रखते हैं। अचीवर्स में आ गए तो 3 मार्क्स हो जाएगा, नॉर्मल आ गए तो 1 मार्क का हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पेलिंग के क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत सारी है। एक दो वैरायटी जो है इजीएस्ट वाली, वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे और जो हम 3rd या 4th काइंड ऑफ वैरायटी है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले से ही इतना इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको ये नहीं रखना है दिमाग में कि भाई प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत आसान थे तो यहाँ पे भी आज भी मतलब ऐसी हवा में हो जाएंगे क्वेश्चंस, या फिर प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस पहले थोड़ी दिक्कत जा रही थी अब बहुत अच्छे सॉल्व कर पा रहा हूँ तो अभी वाला वीडियो भी मेरे लिए ईजी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज इंटरमीडिएट लेवल है तो लेवल डेफिनेटली हाई होगा। ऐसी हम कंटिन्यू नहीं करते रहेंगे सेम टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी नोटबुक पेन आई होप लेके बैठे हो और आप ऑलरेडी रेडी हैं ये देखने के लिए कि किस तरीके के नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज का वीडियो भी आपको बहुत सारे नए वर्ड सिखा देगा। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले वही करना है, डू एज डायरेक्टेड। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको फॉलो करते हुए आपको अपने आंसर्स टिक करने हैं। चलो अब रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी पे बेस्ड है, सेम फॉर्मेट होगा जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे। चूज द वर्ड विच मीन्स डिफरेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऐसे वर्ड को ढूंढो इसमें से या चूज करो जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। वर्ड है स्वेल्ट, लिथ, कॉर्पुलेंट, स्लिंकी, लीन और स्लेंडर। अब कुछ क्वेश्चंस है जहां आपको 6 वर्ड, ज्यादातर 6 वर्ड्स ही आते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी रखे हैं जहां मैंने 5 वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, फिर आपको जो बाकी के इजी वर्ड्स होते हैं उससे लिंक्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 6 वर्ड्स हैं, स्वेल्ट, लिथ, कॉर्पुलेंट, सिल्की, लीन, स्लेंडर, इसमें आप स्लेंडर, लीन और लिथ इन तीनों को पक्का जानते होगे, कभी देखा होगा इन लोगों को, और आप इनकी बात देख चुके हैं, हमने की हुई है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वीडियो में। बेसिकली वैसे भी आपको ये वर्ड्स पता होना चाहिए। लिथ, लीन, स्लेंडर एक ही तरीके की बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। बाकी स्वेल्ट, कॉर्पुलेंट, स्लिंकी भी उसी तरीके से लिंक्ड हैं जो ये 3 वर्ड्स हैं। तो चलो एक बार अच्छे से वर्ड्स को देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, फिर हम ऑप्शंस पे मूव ऑन कर देंगे। वैसे आपको कौन से वर्ड्स देखने हैं? कॉर्पुलेंट, स्वेल्ट, लिथ और स्लिंकी में से कुछ अलग होगा, तो फॉर श्योर आपको बाकी वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए, है ना। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्वेल्ट वर्ड का मीनिंग देखते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन स्लेंडर एंड एलिगेंट। एक पर्सन के लिए यूज होता है और ये स्लेंडर और एलिगेंट डेफिनेशन है, यानी कि अगर किसी की देखो बॉडी में हम ना एक तरीके से हमेशा डिस्क्राइब करते हैं ना, अगर कोई बहुत पतला है, बहुत ही ज्यादा पतला होता है, हड्डियां दिख रही होती है, तो हम बोलते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली पतला है ना। कुछ लोग होते हैं जो पतले तो होते हैं बट उनकी बॉडी परफेक्ट होती है ना, जैसे हम स्लिम ट्रिम बोलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, वो कहलाती है स्लेंडर या लीन बॉडी, ठीक है। और थर्ड हो जाता है जो मोटे होते हैं तो हम बोलते हैं भाई फैट है। क्लियर? सो इस तरीके से जो वर्ड स्वेल्ट है ना, ये बता रहा है कि इंसान पतला है, बट पतला है और एलिगेंट भी है, ठीक है। यानी कि जैसे परफेक्ट बॉडी होती है वैसे ही बॉडी के लिए वर्ड यूज होता है कौन सा? स्वेल्ट।
नेक्स्ट है लिथ। लिथ भी हमारी बॉडी के लिए यूज होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए। थिन, सपल एंड ग्रेसफुल, यानी कि इंसान पतला है पर ग्रेसफुल है, पर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बहुत पतला है या बहुत ज्यादा मोटा है, बिल्कुल जो परफेक्ट बॉडी होती है उसकी बात हो रही है। तो लिथ भी क्लियर हो गया, सेम ही मीनिंग जा रहा है। थर्ड है कॉर्प्यूलेंट। व्हाट इज कॉर्प्यूलेंट? कॉर्प्यूलेंट यूज होता है अगेन ह्यूमंस के लिए, और जो मोटे होते हैं ना, फैटी होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कॉर्प्यूलेंट। तो ये एक नया वर्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लिंकी। स्लिंकी यूज होता है कपड़ों के लिए, गारमेंट्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फिटिंग वाले होते हैं। तो फिटिंग क्लोजली टू द लाइंस ऑफ द बॉडी। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना जो बिल्कुल चिपक जाते हैं बॉडी के साथ, बिल्कुल फिट होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये कपड़ों की बात करें। नेक्स्ट है लीन। लीन भी यूज करते हैं हम पर्सन एनिमल दोनों के लिए। थिन, स्पेशली हेल्दीली, सो हैविंग नो सुपरफ्लुअस फैट। व्हाट इज सुपरफ्लुअस? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्सेसिव, ठीक है, यानी कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा। सो थिन, स्पेशली हेल्दीली, सो हैविंग नो सुपरफ्लुअस फैट, यानी कि बहुत ज्यादा फैट नहीं बॉडी में, पर्सन हेल्दी है। हेल्दी का मतलब मोटा नहीं, हेल्दी का मतलब स्वस्थ है, ठीक है। और इसीलिए जो परफेक्ट बॉडी होता है वो भी टर्म यहाँ पर आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं स्लेंडर, ऑफ अ पर्सन और पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रेसफुली थिन। अगेन पतला है इंसान बट ग्रेसफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं अपीयरेंस की, बॉडी के अपीयरेंस की, या फिर हम इसमें गारमेंट के लिए भी एक वर्ड यूज कर रहे हैं, स्लिंग की। सो ले दे के हम बोल सकते हैं कि हम परफेक्टली थिन की बात करना चाह रहे हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं? परफेक्टली थिन। और यही होगा आपका क्या? फिल्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके हिसाब से वर्ड्स को फिल्टर आउट करना है, कौन सा है जो इस फिल्टर में नहीं बैठता है, ठीक है। सो देखो ये भी क्या है? थिन है बट परफेक्ट है, राइट। सिमिलरली लिथ भी क्या है? ग्रेसफुली थिन है। कॉर्प्यूलेंट भाई मोटा है, तो ये इसको बाहर करो। स्लिंकी कपड़ों के लिए बट अगेन थिन की ही बात हो रही है, तो ये भी सही है। लीन भी वही बात कर रहा है और स्लेंडर भी वही बात कर रहा है। अब आप चाहो तो आप थिन भी यूज कर सकते हो, आप चाहें तो परफेक्ट हटा दीजिए, थिन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फिल्टर, ठीक है। सो इस तरीके से एक ही वर्ड है जो बहुत अलग जा रहा है फ्रॉम दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसीलिए आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा? वो होगा कॉर्प्यूलेंट। अब वो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। तो एनालॉजी जो है ना, ये बहुत बेसिकली मतलब बहुत ही आसान टॉपिक होता है, क्योंकि आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है। अगर आप वो समझ जाते हैं ना तो आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। बट सिमिलैरिटी जानने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो होता है हमें मीनिंग पता होना चाहिए, और मीनिंग के लिए आपकी वो क्या अच्छी होनी चाहिए, राइट। सो इसीलिए कितने भी वर्ड्स आ जाएं आपकी नज़रों के सामने, हमेशा उनका मीनिंग ढूंढो, उनके बारे में पढ़ो, तभी जाके आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही साथ स्पेलिंग जो है वो भी हमारे काम की है, इसलिए उसको भी ध्यान से रिवाइज करना है। डन, ओके। सेकेंड क्वेश्चन में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है प्रिसिएंट, देन यू हैव इनकॉशियस, परसेप्टिव, प्रूडेंट, सेज, डिजर्निंग। अब मेरे हिसाब से आप यहाँ इनकॉशियस समझ जाएंगे, परसेप्टिव हम पढ़ चुके हैं, शायद प्रूडेंट भी पढ़ा है, और सेज बहुत आसान है, ऑलरेडी सबको पता होगा। रही बात डिसर्निंग और प्रिसिएंट की, ये हमें पढ़ना जरूर बनता है। सो देखो कॉशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत सतर्क होते हैं, है ना। इनकॉशियस क्या हो जाएगा? जो सतर्क नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आते हैं परसेप्टिव। परसेप्टिव का हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जिसकी दूरदृष्टि है या परसेप्शन है, जो यानी चीजों के बारे में सोचते हैं या समझते हैं। प्रूडेंट भी वही मीनिंग है जो परसेप्टिव का बताया मैंने। और सेज क्या होते हैं भाई? जो साधु संत होते हैं उनके लिए सेज यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। अब हम इनका मीनिंग पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक वो कॉमन पॉइंट पता चल जाए जो शायद बाकी वर्ड्स में एक्ट कर रहा है बट एक वर्ड अलग जा रहा है, ठीक है। चलो अब सबके मीनिंग पढ़ लेते हैं। सो प्रिसिएंट का मतलब है हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। अगर किसी के पास ऐसा नॉलेज है या फिर ऐसा दिमाग लगाता है पर्सन, जिसमें वो पहले से ही एक अनुमान लगा लेते हैं अबाउट व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस। देखो कई ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े वाइस होते हैं। जैसे अगर आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे? कुछ लोग होते हैं जो सीधे बस सोच लेते हैं हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा है लगा दो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बड़े समझदार होते हैं, वो क्या करेंगे? उसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट होने का चांस है, कितना टाइम लग जाएगा, क्या मैं रेडी हूँ उसके लिए, आगे आने वाली जो परेशानियां हो सकती हैं कि दे टेक प्लेस, तो वो सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो पहले से ही अनुमान लगाते हैं
एंड बिकॉज आप पहले से ही एनालाइज कर लेते हो सिचुएशन को, इसीलिए आपको सच्ची में समझ में भी आ जाता है कि वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है या कितना ईजी होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई है जो पहले ही जो आने वाले इवेंट्स हैं उनके बारे में अनुमान लगा लेता है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रिसिएंट, यानी समझदार है इन शॉर्ट। नेक्स्ट है इनकॉशियस। कॉशियस यूज करते हैं सतर्क के लिए। इनकॉशियस क्या होगा? जिसको कोई सतर्कता नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, एंड मे बी बहुत लेड बैक एटीट्यूड है, राइट। सो ऑफ अ पर्सन और एन एक्शन हीडलेस ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और रिस्क। व्हाट इज हीड? मैंने आपको बताया हुआ है, हीड वर्ड को ध्यान से हमेशा समझना है। अटेंशन की बात हम करते हैं हीड में, है ना। अब हीडलेस है मतलब बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, किस बात पे? कि कैसे प्रॉब्लम्स या रिस्क आ सकते हैं। देखो कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली कौन सा रिस्क आएगा ही आएगा, मतलब कुछ लोग बता भी देते हैं, बट ऐसे जो जनरली हम बात करें ऑन एन एवरेज, तो कोई भी ये नहीं बता सकता एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आएगा, यही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, करेक्ट। बट अगर कोई पर्सन है जो हम एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसी डिफिकल्टीज आ जाएं, शायद ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएं, है ना। तो हीडलेस बोला है, यानी कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्या प्रॉब्लम्स या क्या डिफिकल्टीज या क्या रिस्क देखने को मिल सकते हैं। तो वर्ड होता है इनकॉशियस, यानी बिल्कुल भी सतर्क नहीं। नेक्स्ट वर्ड है परसेप्टिव। परसेप्टिव क्या होता है? जैसे कि हम परसेप्शन की बात करते हैं, ठीक है। परसेप्टिव क्या होगा? हैविंग और शोइंग सेंसिटिव इनसाइट। व्हाट इज इनसाइट? एक दिमाग नहीं मतलब समझदारी, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन जो है वो दिखाता है समझदारी की नहीं, वो सोच समझ के सारी चीज़ें करते हैं, या फिर उनमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट बोल सकते हैं विजडम है, या बोल सकते हो समझदारी है, तो वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम परसेप्टिव, यानी कि आगे का सोच के चलते हैं। नेक्स्ट है प्रूडेंट, एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। अगर कोई पर्सन जो है वो उसी तरीके से अपने एक्शंस लेता है ताकि वो फ्यूचर का पहले सोचता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या एक्शन लेना चाहिए, स्टफ लाइक दैट, यानी कि पहले से ही दे आर वेरी केयरफुल एंड थॉटफुल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर एंड अकॉर्डिंगली दे टेक एक्शंस, तो वर्ड होता है प्रूडेंट। नेक्स्ट है सेज। सेज मतलब साधु संत, है ना। तो क्या होते हैं वो? अ प्रोफाउंडली वाइज मैन, दे आर वेरी वाइज, है ना, उनके पास समझदारी होती है। तो यहाँ पर अगेन आप बात क्या कर रहे हो कि समझदार हैं, तो वो भी आगे जाके जो प्रॉब्लम्स या रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में सोचते हुए ही एक्शंस लेंगे, तो वर्ड हो जाता है सेज फॉर साधु संत। डिसर्निंग, हैविंग और शोइंग गुड जजमेंट। अगर किसी के पास ये पार या एबिलिटी है कि वो अच्छा जजमेंट दिखाते हैं, गुड जजमेंट शो करते हैं, तो वर्ड हो जाता है क्या? डिसर्निंग। यानी ले दे के हम अगर बात करें कि इनमें से कौन है जो वाइज है या समझदार है, ये आपका फिल्टर हो जाएगा, राइट। सिमिलैरिटी मिल गई आपको। यही तो चीज़ है जो एनालॉजी में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको शायद कुछ वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता हो, थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि भाई क्या होगा सिमिलैरिटी, मतलब ही नहीं पता। तो इसीलिए जितने ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम, जितने ज़्यादा वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। सो वाइस कौन है इनमें से? ये बिल्कुल वाइस है, समझदार है। इनकॉशियस समझदार नहीं है, बिकॉज वो आगे की बातें सोचे बिना ही एक्शंस लेगा। परसेप्टिव भी विजडम है, समझदारी है, एक इंसाइट है। प्रूडेंट भी केयर या थॉटफुल प्रोसेस या केयरफुल प्रोसेस से सोचकर आगे का फिर कदम ले रहा है। सेज भी वाइज है और डिसर्निंग भी वाइज ही शो कर रहा है। यानी इनमें जो एक है वही ये है इनकॉशियस, जो कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ समझदारी है, इसीलिए वर्ड हो जाना चाहिए क्या? इनकॉशियस। तो चलो देखते हैं इनकॉशियस कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यू हैव इनकॉशियस इन दैट, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इनकॉशियस है, जो सबसे अलग है इन पूरे वर्ड्स में से, ठीक है। तो आई होप ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली एनालॉजी में आपको मीनिंग और फिर सिमिलैरिटी ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर? ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब वर्ड्स हैं फॉर्चुनेट, डेस्टिट्यूट, पुअर, एडवर्स, एब्जेक्ट, पिटीफुल। सारे ही वर्ड्स बहुत ज्यादा आसान हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत इजीली बन जाएगा। मतलब अगर आप डेस्टिट्यूट का मीनिंग जानते हो, क्योंकि बाकी तो बड़े आसान वर्ड्स हैं और एब्जेक्ट वगैरह भी बहुत इजी है, ठीक है, बट ऑप्शंस में से समझ आ रहा है ना। तो अगर आप डेस्टिट्यूट को जानते हैं देन फॉर श्योर आप इसका आंसर भी पता लगा सकते हो, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। सो फॉर्चुनेट मीन्स फेवर्ड बाय और इन्वॉल्विंग गुड लक, लकी, है ना। हम बोलते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट क्या होता है? जो बहुत लकी हो, जो अच्छी चीज है, और अनलकी होता है अनफॉर्चुनेट। सो फेवर्ड बाय और इन्वॉल्विंग गुड लक, या तो गुड लक से फेवर्ड है द पर्सन और बहुत ज्यादा गुड लक है, लकी है, तो फॉर्चुनेट वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ।
तो अगर कोई पर्सन बहुत गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर है, और उनके पास सोर्सेज नहीं है या मीन्स नहीं है ताकि वो अपने लिए बेसिक चीज़ों का इंतजाम कर सके, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट है पुअर, जो सबको पता है, लैकिंग सफिशिएंट मनी टू लिव एट अ स्टैंडर्ड कंसिडर्ड कंफर्टेबल और नॉर्मल इन अ सोसाइटी। तो एक सोसाइटी के हिसाब से जो एक कंफर्टेबल स्टेटस होता है रहने का, या जो बेसिकली सारी नीड्स होती हैं जो आपको एक लाइफ में चाहिए, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो बेयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, तो हम वर्ड यूज करते हैं पुअर फॉर द पर्सन, यानी कि जो गरीब होता है। नेक्स्ट है एडवर्स, प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल, अनफेवरेबल। एडवर्सिटीज की बात हमने शायद किया था इन द प्रीवियस वीडियो, आई होप सो, बट नहीं भी किया हो तो बहुत आसान सा वर्ड है ये। एडवर्सिटीज क्या होती हैं? जो बहुत बुरे समय होते हैं, है ना। तो प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल। अगर कोई चीज़ जो है वो सक्सेस या डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, वो हार्मफुल है। इसका मतलब क्या है? वो अनफेवरेबल है ना। तो हमारे लिए वो लकी नहीं है, उसे कहते हैं एडवर्स। नेक्स्ट है एब्जेक्ट ऑफ समथिंग बैड, एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री। अगर कोई बहुत ही बुरी चीज़ जो है आपने एक्सपीरियंस किया है, वो भी बहुत एक्सट्रीम मैक्सिमम डिग्री तक, तो वर्ड होता है एब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है पिटीफुल, डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी। ऐसा कुछ जिसकी वजह से दया आ जाए, या ऐसा कुछ जो दया खाने के लिए डिजर्व करता है, तो वर्ड हो जाता है पिटीफुल। सो इस तरीके से फॉर्चुनेट होता है लकी, डेस्टिट्यूट होता है बहुत ज़्यादा पुअर, है ना, गरीब। सो हम क्या कह सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लगा देते हैं यहाँ पर बैड कंडीशंस या अनफेवरेबल लिख लेते हैं। सबसे बेस्ट हमारा जो अभी लग जाएगा हमारा फिल्टर, वो अनफेवरेबल हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हम वही चीज़ हर जगह एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। सो अनफेवरेबल जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द करेक्ट फिल्टर, जो यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो अब देखना हमको क्या है कि कहाँ कहाँ पर फेवरेबल और कहाँ कहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ठीक है। चलो, तो जो अनफेवरेबल होगा हम टिक कर देंगे उस पर। सो ये नहीं है, दिस इज अनफेवरेबल, इसमें तो है ही, ये भी कोई भी इनमें से ऑप्शन ऐसा है अदर देन फॉर्चुनेट जो कि बहुत अच्छे की बात कर रहा है, फेवरेबल है, लकी है, स्टफ लाइक दैट, नहीं। यानी एक ही वर्ड है जो कि फेवरेबल नहीं है या जो बिल्कुल अलग जा रहा है, वो है फॉर्चुनेट। इट्स गोइंग टू बी दी ऑप्शन सी। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्चुनेट। बिकॉज बाकी डेस्टिट्यूट, पुअर, एडवर्स, एब्जेक्ट, पिटीफुल, ये सब एक बहुत सैड नेगेटिव कंडीशन की बात कर रहे हैं, बट वर्ड फॉर्चुनेट जो है वो अलग है, वो लकी, फेवरेबल, इनकी बात कर रहा है। डन। ओके, चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वर्ड्स हैं ग्लोरी, स्प्लेंडर, पैनोप्ली, फेम, रेप्यूटेशन, डिबेसमेंट, ठीक है। और आपको चूज करना है वर्ड स्प्लेंडर, पैनोप्ली, डिबेसमेंट और फेम में से। ऑलराइट, अब देखो ग्लोरी तो सबको पता होगा, ठीक है। स्प्लेंडर भी, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडर पढ़ चुके हैं। फेम सबको पता है, रेप्यूटेशन भी पता है, बस पेनोपली और डिबेसमेंट हो सकते हैं आपके लिए नए वर्ड्स हो, राइट। चलो सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं एक बार। ग्लोरी का मतलब है मैग्निफिशेंस और ग्रेट ब्यूटी, मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत उम्दा, ब्यूटीफुल, है ना। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, इट्स वेरी प्रभावशाली, तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं इट्स ग्लोरियस, इट्स मैग्निफिशेंट, है ना। सो ग्लोरी का मतलब क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर भी सेम ही मीनिंग का वर्ड है, मैग्निफिशेंट एंड स्प्लेंडेड अपीयरेंस, ग्रैंडियर, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पे उम्दा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, ठीक है। सो वर्ड हो जाता है स्प्लेंडर। नेक्स्ट है पेनोपली, एन एक्सटेंसिव और इंप्रेसिव कलेक्शन। अगर किसी भी चीज का बहुत इंप्रेसिव और बहुत एक्सटेंसिव यानी बहुत वाइडर कलेक्शन है, तो वर्ड हो जाता है पेनोपली। फेम, फेम यूज होता है वर्ड फेमस से, यानी कि अगर कोई इंसान फेमस होता है तो हम बोलते हैं ना इनका फेम बहुत है ना। सो द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और टॉक्ड अबाउट बाय मेनी पीपल, स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ नोटेबल अचीवमेंट्स, यानी कि किसी ने बहुत ज्यादा कुछ अच्छा अचीव किया हो, उसके लिए अगर बहुत जाने जाते हैं या फिर सब लोग जानते हैं अगर किसी पर्सन को, तो हम बोलते हैं भाई इनका बहुत फेम है। नेक्स्ट है रेप्यूटेशन, द बिलीव्स और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग। किसी के लिए कोई भी बिलीव या ओपिनियन जो दिमाग में है लोगों के, वो हो जाता है उनकी रेप्यूटेशन, लाइक इनका ये रेप्यूटेशन है। नेक्स्ट है डिबेसमेंट, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की क्वांटिटी कम करने का जो प्रोसेस है वो है डिबेसमेंट। अब देखो
जब हम बात करते हैं ग्लोरी, स्प्लेंडर, पेनोपली, फेम, रेप्यूटेशन की, क्या हम एक लेवल की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, है ना। और डीबेसमेंट में हम एकदम से एक प्रोसेस पे आ गए, एक एक्शन पे आ गए, यानी कि ये अलग होना चाहिए। तो हमारा जो बेसिकली फिल्टर है वो होना चाहिए, हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या फिर नोन फॉर, क्या ये लिख लें, यानी कोई चीज जो है वो जानी जाती किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। सो ग्लोरी में भी एक ग्रेट ब्यूटी है, मैग्निफिशेंस है, उम्दा है, ठीक है। स्प्लेंडर में भी सेम चीज है, इट्स नोन फॉर इट्स लाइक मैग्निफिशेंस, अपीयरेंस एंड स्टफ। अगेन एक इंप्रेसिव कलेक्शन है, या फिर चलो ये फिल्टर नोन फॉर नहीं लगा के हम कोई और लगा लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर फिर नोन फॉर आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं ऑल राइट, ठीक है, मतलब स्प्लेंडर, ग्लोरी या लगा भी सकते हो, चलो ठीक है यही रहने देते हैं। सो नोन फॉर तो रख ही लो एक फिल्टर। और भी हम फिल्टर्स क्या सोच सकते हैं, क्या हम लिख लें कि कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, यानी कि क्यों कोई जाना जाता है, देन इट इज गोइंग टू बी ठीक है। तो ये एक हो सकता है नोन फॉर और एक कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ग्लोरियस है, स्प्लेंडर भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये नोन फॉर है, एक्सटेंसिव और इंप्रेसिव कलेक्शन। फेम भी कोई इंसान जाना जाता है, फेमस है किसी रीजन की वजह से। रेप्यूटेशन भी क्या है, मतलब किसी का रेप्यूटेशन यानी कि क्या जाना जाता है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट डीबेसमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, तो ये ना तो इस फिल्टर में बैठ रहा है ना इस फिल्टर में, तो ये हो जाता है एक अलग वर्ड। सो इसीलिए हम जो सोच रहे थे इट्स ग्रेट एंड, बट मुझे फिल्टर्स आपको बताने पड़ेंगे ताकि आप इनको लगा सको आपके आने वाले क्वेश्चंस में। सो आंसर जो होगा वो डीबेसमेंट होगा। किस ऑप्शन में है वो चेक कर लेता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो यही आपका सही आंसर होने वाला है, डीबेसमेंट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। दिस इज गोइंग बिल्कुल अलग from the group of words that we have been given. Done? So I hope अभी the fourth questions, 24 words, everything is clear to you. Done? Okay, चलो fifth पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में वर्ड्स है hindmost, rearward, disposed, terminal, supereminent, foremost. ठीक है, क्या दिया हुआ है, hindmost, rearward, disposed, terminal, supereminent, foremost. चलो अब फॉरमोस्ट तो आई होप सभी को पता होगा, फॉर मतलब सबसे आगे के लिए यूज करा जाता है, बाकी आपको डिस्पोज्ड पता होगा, टर्मिनल भी यू कैन लाइक काइंड ऑफ अंदाजा लगा सकते हो, और सुपर एमिनेंट में अगर एमिनेंट वर्ड जानते हो तो सुपर एमिनेंट भी शायद आप समझ जाए, राइट। चलो अब सबके मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार। हाइंडमोस्ट का मतलब होता है सबसे पीछे, फर्देस्ट बैक, या फिर कह सकते हैं अगर देखो, अगर मुझे बात करें फर्देस्ट बैक का मतलब जो सबसे लेटेस्ट है, लाइक सबसे आखिरी में हुआ है, दैट इज व्हाट इज हाइंडमोस्ट। क्लियर। रियर वर्ड है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बैक, रियर वर्ड मतलब रियर की तरफ, तो अगर कोई डायरेक्शन किसी पीछे की तरफ, बैक की तरफ दिखा रहा है तो वर्ड होगा रियर वर्ड। नेक्स्ट है डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड क्या करते हैं, लाइक कोई चीज डिस्पोजेबल है कि नहीं, हम ये लिखते हैं वर्ड डिस्पोजेबल आइटम है, यानी कि आप उसको फेंक सकते हो। जो डिस्पोजेबल्स होते हैं, ग्लासेस या जो प्लेट्स वगैरह होती हैं, है ना, जिसमें हम खाना वाना खा के उसको उसी वक्त थ्रो कर सकते हैं, उसको वॉश नहीं करते, तो वो होते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स। सो वैसे ही डिस्पोज्ड का मतलब क्या होगा, गेट रिड ऑफ बाय थ्रोइंग अवे और गिविंग और सेलिंग टू समवन एल्स। अगर आप किसी चीज से छुटकारा पा रहे हैं, यू आर गेटिंग रिड ऑफ इट बाय ईदर थ्रोइंग इट और यू आर सेलिंग इट टू समबडी, तो वर्ड हो जाता है व्हाट, डिस्पोज। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज टर्मिनल, विच मीन्स फॉर्मिंग और सिचुएटेड एट द एंड और एक्सट्रीमिटी ऑफ समथिंग। कुछ भी ऐसा जो कि बिल्कुल आखिरी में सिचुएटेड है, बिल्कुल एक एक्सट्रीमिटी पे है किसी चीज का, वो टर्मिनल है, मतलब सबसे आखिरी में सिचुएटेड। क्लियर। नेक्स्ट है सुपर एमिनेंट। सुपर एमिनेंट जो है, अभी के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, प्री एमिनेंट, इसके लिए एक पुराना वर्ड है सुपर एमिनेंट। मीनिंग क्या होता है इन दोनों का ही, सरपासिंग ऑल अदर्स, वेरी डिस्टिंग्विश्ड इन सम वे। एमिनेंट है, बहुत जाना जाता है, तो सुपर एमिनेंट या प्री एमिनेंट क्या होगा, सभी से लाइक कुछ भी हो उसमें सबसे पहले अगर कुछ जाना जाता है तो वर्ड हो जाता है सुपर एमिनेंट या फिर प्री एमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड है फॉरमोस्ट, बिफोर एनीथिंग एल्स इन रैंक, इंपॉर्टेंस और पोजीशन इन द फर्स्ट प्लेस। किसी में भी कोई रैंक, कोई भी पोजीशन, कोई भी इंपॉर्टेंस में अगर सबसे आगे कोई चीज रखी गई है, यानी कि सबसे पहले अगर किसी को रखा गया है, वो है फॉरमोस्ट। क्लियर। तो हम बोलते हैं ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको ये जानने की जरूरत है, सबसे पहले तो ये बात समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एक पोजीशन की बात हो रही है कुछ वर्ड्स में, है ना, इसमें भी आप पोजीशन की बात करो, ऐसा नहीं बोलो कहाँ पे कोई खड़ा है या नहीं, हम पर सबसे पहले, सबसे आखिरी में, सबसे बाद में, ऐसी कोई चीज बता रहे हैं तो पोजीशन बोल लो, या फिर हम टाइमलाइन की बात कर रहे हैं,
पर सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप जो है पोजीशन को रखें एज अ फिल्टर। इसमें भी आप बैक यानी पोजीशन की बात कर रहे हो। टर्मिनल ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल एंड में, एक्सट्रीमिटी। सुपर एमिनेंट जो सबसे पहले जाना चाहता है ना, वेरी डिस्टिंग्विश्ड। और फॉरमोस्ट भी बिफोर एनीथिंग एल्स, तो ये भी पोजीशन बता रहे हो भाई सबसे पहले। सो इस तरीके से एक ही वर्ड है जो डिस्पोज है, जिसमें आप कोई पोजीशन नहीं, आप बोल रहे हो किसी चीज को फेंक रहे हो या बेच रहे हो, इसमें कोई पोजीशन की बात हुई नहीं। इसीलिए एक ही वर्ड है अगेन जो इसमें से अलग है बिल्कुल, और वो हो जाता है वर्ड कौन सा, वो हो जाता है वर्ड डिस्पोज। चलो ऑप्शन देखते हैं किसमें डिस्पोज दिया हुआ है। इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, सो यही आपका सही आंसर होगा। सो डिस्पोज इज द वर्ड जो बिल्कुल अलग है फ्रॉम दीज वर्ड्स। क्लियर? सो अभी के लिए ये तो चीज क्लियर हो गई है आपको कि जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स को ऑप्ट करते हैं तब हो सकता है कि वर्ड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, आपको सिनोनिम ही चाहिए, एग्जैक्ट ऑपोजिट चाहिए, है ना। तो बाकी ऑप्शंस जो हैं वो बहुत क्लोज भी हो सकते हैं और बहुत अलग भी बात कर सकते हैं। बट एनालॉजी में कुछ तो ऐसा होगा पॉइंट जो सारे ही वर्ड्स में, एक को छोड़ के एक्सेप्ट वन, सारे ही वर्ड्स में कॉमन चल रहा होगा और एक वर्ड बिल्कुल अलग होगा। इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। रही बात ऐसे क्वेश्चंस की एनालॉजी में जो बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन वाले होते हैं, वो आते तो नहीं है एज सच, बट आई विल ट्राई कि मैं उसकी भी प्रैक्टिस करा दूं आपको। हम अचीवर्स में कर लेंगे, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम अचीवर्स में कर लें उसको प्रैक्टिस, या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी एक में तो कर ही लेंगे उनकी प्रैक्टिस। वैसे आते नहीं है वो, बट फिर भी आपको बता दूंगी मैं आगे ऐसी नॉर्मल जानकारी के लिए कि रेशियो प्रोपोर्शन में एनालॉजी कैसे देखता है। बाकी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में फॉरमोस्ट आपका एक ही चीज है जो दिमाग में होना चाहिए कि भाई आई नीड टू वर्क ऑन माई वोकैब, अदरवाइज स्पेलिंग और वोकैब कुछ भी नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। ऑल राइट, ओके, चलो 6th क्वेश्चन विच सेज laconically, spaciously, succinctly, tersely, curtly, narrowly। अब यहाँ पर आप स्पेशियसली वर्ड को फॉर श्योर जानते हो, आप नैरोली वर्ड भी सुन चुके होंगे, बट जो लेकॉनिकली, सक्सिंकली, टर्सली और कर्टली वर्ड हैं ये फॉर श्योर आपके लिए नए हैं, ठीक है। तो चलो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है लेकॉनिकली। इट सेज इन अ वे दैट यूजेस वेरी फ्यू वर्ड्स। ऐसा कोई भी तरीका जो बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करे, कुछ भी ऐसा जिसमें बहुत कम शब्दों में आप कुछ बता रहे हो, वो हो जाता है क्या, लेकॉनिकली। नेक्स्ट है स्पेशियसली। अब देखो, जैसे आपने कुछ भी ऐसा खरीदा जिसमें आपको स्पेस से रिलेटेड वो चीज़ लेनी है, जैसे कि अगर आप कोई ट्रॉली बैग खरीदोगे, आप कोई हैंड बैग खरीदोगे, तो आप ये देखेंगे ना कि उसमें कितना सामान आ जाएगा, लाइक आपको कितने सामान की चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट कि आपको सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखनी है, सो यू वुड बाय अ बैग जो बहुत छोटा होगा जिसमें कम स्पेस होगी। बट इफ़ यू वांट टू पैक फॉर लाइक अ मंथ, तो आपको चाहिए एक बहुत बड़ा बैग जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो। सो इफ़ यू बाय अ बैग जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप बोल सकते हैं कि बहुत स्पेशियस है, राइट। उसी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा जगह है, स्पेस है, वो हो जाता है स्पेशियसली। नेक्स्ट वर्ड है सक्सिंकली, विच मीन्स इन ब्रीफ एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड मैनर। बहुत ही कम शब्दों में, कंक्लूसिव वे में, एक्सप्रेसिव वे में आप कोई चीज़ बता रहे हो जो कि बहुत क्लियर है, साथ ही साथ वो ब्रीफ है, ठीक है। मतलब आप एक कंक्लूजन या समरी बता रहे हो, आप पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो, आप समराइज करते हुए टू द पॉइंट सारी चीजें बता रहे हो। नेक्स्ट है टर्सली, विच इज इन अ फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों में। सेम चीज गोज विथ कर्टली, इसका भी मतलब है बहुत कम शब्दों में। तो टर्सली और कर्टली जो है ये इनफ वेरी फ्यू वर्ड्स की बात कर रहे हैं, सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं नैरोली, विच मीन्स ओनली, जस्ट, बाय ओनली अ स्मॉल मार्जिन, बहुत ही छोटी मार्जिन से, बहुत ही कम, लाइक बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड, है ना। अब जब हम फिल्टर लगाएं यहाँ पर कोई चीज़ का और वो है लेस, या फिर हम बोल सकते हैं, लेट मी जस्ट यूज इट, ओके चलो। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास फिल्टर जो है वो लेस का है, ठीक है, या फिर हमारे पास फिल्टर जो है वो फ्यू का है, क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे ऐसा कुछ चूज कर रहे हैं जो कि बात कर रहा है ऑफ समथिंग वेरी लेस, राइट। सो यहाँ देखो फ्यू वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी फ्यू, लेस, ब्रीफ है, कंक्लूजन इट इज नॉट वेरी लार्ज और स्पेशियस। सेम वे गोज विथ टर्सली, कर्टली एंड नैरोली। बट स्पेशियसली में देखो बहुत ज़्यादा स्पेस की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा जगह है, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ज़्यादा एंड बाकी आर टॉकिंग अबाउट वेरी कम। इसीलिए जो आंसर है वो फॉर श्योर स्पेशियसली होगा, बिकॉज ये बिल्कुल अलग जा रहा है ना। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज उसी में आपको वर्ड दिया हुआ है स्पेशियसली। बाकी सारे वर्ड्स लेकॉनिकली, सक्सिंकली, टर्सली, कर्टली, नैरोली, कुछ ना कुछ कम की बात कर रहे हैं, बट स्पेशियसली में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है। डन, ओके चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में वर्ड है डेवलपमेंट, रिटार्डेशन, रेट्रोग्रेशन, एल्चरिस्टिक,
प्रोग्रेस, रेट्रोग्रेडेशन। अब देखो यहाँ फॉर श्योर आप जानते हैं डेवलपमेंट वर्ड को, आप जानते हैं आई गेस रिटार्डेशन भी आपने सुना ही होगा, ठीक है। एल्चरिस्टिक भी हम पढ़ चुके हैं सिनोनिम्स सिंटोनिम्स में, प्रोग्रेस वर्ड भी आप जानते हैं, बट रेट्रोग्रेशन और रेट्रोग्रेडेशन पढ़ना जरूरी है। अब आपके पास ऑप्शंस में भी, क्योंकि रेट्रोग्रेशन रेट्रोग्रेडेशन दोनों दिए हुए हैं, इसीलिए इन दोनों का मीनिंग आना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। सो लेट्स रीड द मीनिंग्स। ऑलराइट, सो डेवलपमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप, यानी कि कोई चीज़ जो है वो डेवलप हो रही है या फिर कोई चीज़ जो है वो डेवलप हो चुकी है, हम बताएंगे कि भाई डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन या डेवलपमेंट हुई है एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट है रिटार्डेशन, द एक्शन ऑफ डीलेइंग और शोइंग और स्लोइंग द प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। रिटार्ड करना मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा तरीका जिससे किसी चीज़ की प्रोसेस को स्लो कर दिया गया है या फिर प्रोग्रेस जो है उसको धीरे कर दिया गया है। तो एक में प्रोग्रेस हो रही है, एक में प्रोग्रेस धीरे कर रहे हो, क्लियर, ओके। रेट्रोग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट टिपिकली अ वर्स वन। आप ऐसे कोई प्रोसेस की बात कर रहे हो जिसमें आप पुराने वाले स्टेट पे पहुंच गए हो जो कि और ज़्यादा खराब कंडीशन है। सो यहाँ पर आप एक अच्छी कंडीशन में आगे पहुंचते तो डेवलपमेंट होती, बट आप कहाँ पहुंच गए, ऐसे कंडीशन में जो और ज़्यादा खराब है। Altruistic, showing a disinterested and selfless concern for the well-being of others, unselfish। अगर कोई पर्सन बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, अगर कोई पर्सन जो है वो बिना पार्शल हुए, बिना अपने बारे में सोचे दूसरों का सोचता है, दूसरों के लिए कंसर्न दिखाता है, तो वो इंसान होता है altruistic, यानी ले दे के जो दूसरों का सोचे एंड द पर्सन इज नॉट सेल्फिश, देन द पर्सन इज altruistic। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, डेवलपमेंट टुवर्ड्स एन इम्प्रूव्ड और मोर एडवांस्ड कंडीशन। आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक ज़्यादा बेहतर कंडीशन में पहुंच रहे हो, एक ज़्यादा बेहतर स्थिति है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। Retrogradation, the apparent temporary reverse motion of a planet resulting from the relative orbital progress of the earth and the planet। अब इतना डीप में नहीं जाना है कि साइंस का क्या प्रोसेस है यहाँ पे, बट हमें बताया क्या जा रहा है यहाँ पे कि एक ऐसा ये टेम्पररी मोशन है जो रिवर्स मोशन है ऑफ अ प्लैनेट, यानी कि बिल्कुल पीछे उल्टे की तरफ मोशन हो रहा है, एंड ये जो है एक रिलेटिव ऑर्बिटल प्रोग्रेस की वजह से होता है जो अर्थ और प्लैनेट के बीच में है। ये लास्ट लाइन नहीं भी आया समझ में, कोई बात नहीं, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस रहेगा साइंटिफिक, बट एक्चुअली में मतलब क्या है कि एक रिवर्स मोशन की बात हो रही है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं या तो आगे बढ़ने की या फिर पीछे जाने की या पीछे रह जाने की या प्रोग्रेस कम हो जाने की, तो ये होगा आपका फिल्टर, ठीक है। ले देखिए आप या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जाने की बात कर रहे हैं। सो डेवलपमेंट में देखो आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, ठीक है। रिटार्डेशन में आप बोल रहे हो कि आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, आप बहुत ऐसी कंडीशन पे पहुंच गए जहाँ से एक्शन जो है, प्रोग्रेस जो है वो कम हो रही है। देन रेट्रोग्रेशन में आप पुरानी स्टेट पे पहुंच रहे हो जो कि और खराब स्थिति है। एल्चरिस्टिक में ऐसा कुछ भी बात नहीं हो रही, ये तो एक पर्सन की बात हो रही है ना। सो दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट दीज एरोज। नेक्स्ट बात करें, प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हो और रेट्रोग्रेशन में एक रिवर्स मोशन है, यानी ले दे के आप अगर ऐसा सोच रहे होते कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, फिर हम बात कर रहे हैं रिटार्डेशन, रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेडेशन, तो भाई यहाँ पर तो आंसर हो ही नहीं सकता। बट ये भी तो देखो यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ मोशन की बात हो रही है, एल्चरिस्टिक एक पर्सन की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये बहुत अलग हो जाएगा। सो आंसर जो होना चाहिए यहाँ पे वो क्या होगा भाई, ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको एल्चरिस्टिक दिया हुआ हो। सो कौन सा वाला ऑप्शन है वो, ऑप्शन बी, जिसमें आपको एल्चरिस्टिक दिया है। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द करेक्ट आंसर। डन, ओके, चलो 8th पे आते हैं। 8th question says choose the word which means differently from the following group of words। इनमें से ऐसा वर्ड चूज करो अगेन जो अलग है, अगेन वही एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियर, एंटरप्रेन्योर। क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर जो पैसे लगाते हैं ना, जैसे अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो उसमें बहुत सारी लिस्ट होती है ना, ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, एंड बाकी भी जो बिहाइंड द सीन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके बारे में दिए होते हैं ना, जो भी उनका नाम है प्रोफाइल का। सो प्रोड्यूसर जो पैसे लगाते हैं ना पूरी मूवी बनाने के टाइम पे, दे विल काइंड ऑफ इंक्लूड मनी, इन्वेस्ट मनी, और फिर उससे फिर जो भी प्रॉफिट होता है स्टफ लाइक दैट, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बट प्रोड्यूसर इज द वन जो पैसे लगाता है, राइट। डायरेक्टर कौन है, जो डायरेक्ट करते हैं मूवी को। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा मनी। फाइनेंशियर अगेन फाइनेंशियल से जरूरी मतलब जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो ये भी पैसे लगाएंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है,
एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपना खुद का एक बिजनेस चालू करते हैं, जो अपना पैसा, टाइम, सब कुछ रिस्क पे लगाते हैं और अपना एक आइडिया जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। सो अभी हमें मीनिंग ऑलरेडी पता है, शायद आपको एक हिंट मिल गई है कि क्या होना चाहिए फिल्टर। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए। सो प्रोड्यूसर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल and managerial aspects of the making of a film or broadcast or for staging a play, opera, etc. क्या है एक प्रोड्यूसर की डेफिनेशन? एक कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियल और मैनेजरियल एस्पेक्ट्स पे रिलेटेड काम करता है, यानी जो भी पैसा डालना है, वो प्ले है, कोई मूवी है या वट एवर, उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी फाइनेंस है, जो भी मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ जो है वो एक प्रोड्यूसर के हाथ में होगा। ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Director, a person who supervises the actors and other staff in a film, play or similar production. कुछ भी है, वो फिल्म है या वो कोई प्ले है, नाटक है ना, उसमें जो भी पर्सन सुपरवाइज करता है परफॉर्मेंस को कि कैसे ये एक्शन होगा, कैसे आपको आना है, हु इज गोइंग टू प्ले दिस रोल एंड स्टफ लाइक दैट, वो चीज़ें डायरेक्टर का काम होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पुट्स मनी इनटू द फाइनेंशियल स्कीम्स, प्रॉपर्टी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट। अगर कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पैसे लगा रहे हैं या फिर मनी जो है उसको बोल सकते हैं कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी में या कोई भी स्कीम में, और ये एक्सपेक्टेशन होता है उनको, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कि उनको प्रॉफिट होगा, यानी पैसे लगा रहे हैं जो वो इन्वेस्टर हैं। Financier, a person concerned in the management of large amount of money on behalf of governments or other large organization. या तो गवर्नमेंट या फिर बाकी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो भी पर्सन बहुत बड़े अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको मैनेज करता है, उससे कंसर्न होता है, वो होता है फाइनेंशियल। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। सो जो भी इंसान अपने आइडिया को स्टार्ट करने के लिए अपने पैसे को, अपनी टाइम को रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है उसमें, ये करता है ताकि वो एक नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सके, तो वो इंसान कहलाता है एंटरप्रेन्योर। यानी अगर हम सारे मीनिंग्स पढ़ चुके हैं तो एक फिल्टर है, हम कह सकते हैं जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर कह सकते हो कि जो भी मनी से रिलेटेड है वो होगा आपका फिल्टर, है ना, ये आपका फिल्टर है। सो यस, दिस इज रिलेटेड विथ मनी भाई, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। इन्वेस्टर में भी पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, फाइनेंशियल भी पैसे वगैरह को मैनेज कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर भी पैसे तो लगाएगा ही, फाइनेंशियल रिस्क की बात हो रही है। सिर्फ एक है डायरेक्टर जिसमें कोई फाइनेंशियल की बात नहीं हो रही है, ये पर्सन जो है वो पूरा सुपरवाइज करने वाला है एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस को, इसीलिए डायरेक्टर इज द वर्ड जो अलग है फ्रॉम दीज अवार्ड्स। सो आंसर जो होना चाहिए वो फॉर श्योर क्या होना चाहिए भाई, जिस भी ऑप्शन में आपको डायरेक्टर दिया हुआ है, सो यू हैव द ऑप्शन ए, तो आप जा सकते हो इस आंसर के साथ। वैसे कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि शायद ये सारे जो हैं वो एक की बात कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर अलग की बात कर रहा है ना, बाकी सारे जो हैं वो हम मूवी में देखते हैं या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, एंटरप्रेन्योर थोड़ी होते हैं, तो हम आंसर जो है वो एंटरप्रेन्योर लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी। बट अगर आप सही एनालॉजी पे जाओ तो बाकी सब में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, बात हो रही है उसकी, डायरेक्टर के लिए नहीं हो रही है। क्लियर? ओके, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड है सेमिनार, सेमीकोलन, सेमीफाइनल, सेमी सर्कल, सेमीटोन। सारे ही वर्ड्स सेमी से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन, ट्रिकी सा क्वेश्चन, बट जैसे मीनिंग पढ़ेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है। सो लेट्स रीड द मीनिंग्स और फिर हम जाएंगे भाई कौन सा आंसर होना चाहिए। सो वर्ड है आपका सबसे पहला सेमिनार, अ कॉन्फ्रेंस और अदर मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग। एक कोई भी सेमिनार होता है तो जिसमें पूरी मीटिंग होती है, बातचीत होती है, पूरा डिस्कशन होता है, या सारा कोई भी जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड पूरी ऑडियंस को एक्सप्लेन किया जाता है, वर्ड होता है सेमिनार। नेक्स्ट वर्ड है सेमीकोलन, तो ये होता है सेमीकोलन, ठीक है। कोलन आपको पता होगा, आई होप आपने कभी देखा हो, ठीक है। कोलन जो हम मार्क लगाते हैं, सेमीकोलन में हम ये दोनों डॉट ना लगाकर हम क्या करते हैं, इसको कॉमा लगा देते हैं, ये होता है सेमीकोलन, आधा कोलन है। सो अ पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग अ पॉज टिपिकली बिटवीन टू मेन क्लॉजेस दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड देन दैट इंडिकेटेड बाय अ कॉमा। यानी कि हम एक कॉमा भी तो लगाते हैं पॉज के लिए, है ना, बट सेमीकोलन हम तब लगाते हैं जब दो मेन क्लॉजेस होते हैं और उसमें हमको वो ज़्यादा हमको अच्छे से पॉज दिखाना होता है, विच आर मोर प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू जहाँ हम कॉमा का यूज़ करते हैं। यानी ले देखिए, आधा पंक्चुएशन मार्क है, ये कोलन का आधा है, इसलिए सेमीकोलन।
Next, semi-final, a match or round immediately preceding the final, the winner of which goes on to the final. यानी just final के पहले जो होता है वो कहलाता है एक semi-final, जिसका जो भी winner होगा वो finals में जाएगा, है ना. Next, semi-circle, a half of a circle or if its circumference. आधा circle या आधा circumference जो है उसको हम कहेंगे semi-circle. Next है semitone, the smallest interval used in classical western music equal to a 1/12 या 12th ऑफ एन ऑक्टेव और हाफ अ टोन. ये समझ में नहीं भी आया हमको क्योंकि हम म्यूजिक से नहीं बिलोंग करते हैं, बट एटलीस्ट हमको इतना क्लियर हो जाएगा, है ना. तो जो सबसे छोटा इंटरवल होता है क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक में जो यूज़ किया जाता है, जो कि हाफ अ टोन के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सेमीटोन. यानी ले दे के अगर हम बात करें, हम सारे वर्ड्स अगर हम यहाँ लिख लें कि आपके पास वर्ड है सेमिनार, देन यू हैव सेमीकोलन. क्यों लिख रही हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा. देन हो जाता है वर्ड सेमी final, then you have semicircle and then we have semitone. अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, यहाँ पे सेमी वर्ड जो है, ठीक है, और बाकी जो सेमी वर्ड्स हैं जैसे सेमी कोलन यानी आधा कोलन हाफ, सेमी फाइनल यानी आधा फाइनल है, पूरा मेजर फाइनल इसके बाद होने वाला है, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, और सेमी टोन भी आधे की बात कर रहा है, आधी टोन. पर क्या सेमिनार में हम कुछ आधे की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये एक वर्ड है जहां पर सेमी डज नॉट स्टैंड्स फॉर हाफ, बाकी सभी में जो है सेमी इज इंडिकेटिंग और इट डिनोट्स व्हाट, हाफ. तो इसीलिए हमारा फिल्टर हो जाना चाहिए हाफ, और उसके लिए सिर्फ सेमिनार है, बाकी सारे जो है वो इसमें इंक्लूडेड हैं. सो आंसर जो है वो होना चाहिए जिस ऑप्शन में सेमिनार दिया हो. सो ये होते हैं क्वेश्चन जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हम कौन सा वाला एनालॉजी बिठाएं, इसीलिए सेमिनार जो है वो ऑप्शन डी में है. सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द करेक्ट आंसर. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे आते हैं. वर्ड है सरप्टिशियस, क्लैंडस्टिन, फॉर्टिव, एक्रीडिटेड, स्नीकी एंड बैकस्टेयर. ठीक है, ये सारे वर्ड हैं. आपको सारे वर्ड्स में से स्नीकी, एक्रीडिटेड या एक्रीडिटेड कह सकते हो, सरप्टिशियस पहला वाला और सेकंड क्लैंडस्टिन, ये दिए हुए हैं. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द मीनिंग्स. वैसे सरप्टिशियस हमने पढ़ा है, हमने एक्रीडिटेड पढ़ा है, और बस यस बाकी वर्ड्स हमको पढ़ना है. सो सरप्टिशियस का मतलब होता है केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ. याद आया, पढ़ा हुआ है ना. तो कोई ऐसी चीज जो हमें पता है कि वो अप्रूव नहीं की जाएगी, अगर हम उसको सीक्रेट रखते हैं तो वर्ड होता है सरप्टिशियस. सो समथिंग जो कि अप्रूव होगा ही नहीं, अगर आप उसको सीक्रेट रख रहे हो तो वो सरप्टिशियस हो गया. नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टीन, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज इलिसिट. कोई भी चीज़ जो है उसको आप सीक्रेट रख रहे हो या सीक्रेटिवली कर रहे हो बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू द लॉज या रूल्स जो है वो सही नहीं है, ऐसे आप वापस क्या कर रहे हो, आप उसको सीक्रेट वे में कर रहे हो या उस चीज़ को सीक्रेट रख रहे हो. नेक्स्ट वर्ड है फॉर्टिव, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन typically because of guilt or a belief that discovery would lead to trouble, यानी secretive. तो आप क्या कर रहे हो, आप नोटिस या अटेंशन को अटेम्प्ट कर रहे हो कि आप अवॉइड कर पाए उस चीज़ को, बिकॉज आप गिल्ट फील कर रहे हो या फिर आपका बिलीव है कि कुछ भी अगर ऐसा होगा तो वो जो है ट्रबलिंग सिचुएशन में लीड कर सकता है, दैट इज वो सीक्रेटिव है. तो आप सीक्रेटिव रख रहे हो या रह रहे हो बिकॉज यू नो कि अप्रूवल नहीं मिलेगा और इट कैन लीड टू समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होगा. नेक्स्ट है एक्रेडिटेड, ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कोर्स ऑफ स्टडी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड. है ना, जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एक्रेडिटेड है, यानी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्सन या कोई भी ऐसा कुछ जिससे वो एक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, तभी वो क्रेडिटेड है. नेक्स्ट है स्नीकी विच इज फॉर्टिव या स्लाई. फॉर्टिव पढ़ लिया हमने यानी सीक्रेटिव, स्नीकी मतलब सीक्रेटिव. नेक्स्ट है बैकस्टेयर, अंडरहैंड, क्लैंडस्टिन. व्हाट इज अंडरहैंड, सेम चीज, सीक्रेटिव. क्लैंडस्टिन भी हम पढ़ चुके हैं, सीक्रेटिव. यानी कि ले दे के सरप्टिशियस, ये सब जो वर्ड्स हैं हम इनको सीक्रेटिव जो है इस फिल्टर से कंपेयर कर सकते हैं, राइट. तो ये सीक्रेटिव है, दिस इज ऑल्सो सीक्रेटिव, फॉर्टिव इज ऑल्सो सीक्रेटिव, स्नीकी एंड बैकस्टेयर ऑल्सो सीक्रेटिव. सिर्फ एक वर्ड है जो नहीं है, वो है एक्रेडिटेड, ये अलग ही बात कर रहा है, इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी द वन जो कि नहीं बैठ सकता है यहाँ पे, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विच इज नॉट द सेम एज द अदर वर्ड्स आर बीन टॉकिंग ऑफ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पेलिंग्स. ठीक है, अब देखो, जब हमने बात किया अबाउट द बिगनर लेवल,
तब हमारा जो स्पेलिंग के क्वेश्चंस थे वो हम करेक्ट इनकरेक्ट यही सब पढ़ रहे थे, है ना। बट वो थोड़ा लेवल जो है आपका बिगिनिंग के लिए अच्छा है जब आपको प्रैक्टिस करना है। बट व्हेन यू रियली वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन जहां आपकी वोकैब भी अच्छी हो, जहां आपको स्पेलिंग का भी प्रैक्टिस मिल जाए, देन फॉर श्योर इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत काम आते हैं। कैसा होगा क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एक डेफिनेशन और उस डेफिनेशन से मिलता जुलता होगा कोई वर्ड। हो सकता है वो चारों ही वर्ड्स में आपको घुमा फिरा के दिया हो, या हो सकता है आपको 4 स्पेलिंग्स दी हो। ठीक है, चलो मैं आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो 2 फॉर्मेट की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो है वो सभी में दी हुई है, सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम। यहां पे भी एक फॉर्मेट हो सकता है कि आपको जो डेफिनेशन दी है उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो सेम हो चारों में ही, ABCD ऑप्शन जो है वो सेम हो, बस डिफरेंट क्या होगा? स्पेलिंग। ठीक है, तो एक स्पेलिंग सही होगी जैसे कि अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले। दूसरा फॉर्मेट जो है जो मैं आपको अचीवर्स में कोशिश करूंगी कराने की, उसमें आपको दिया जाएगा ऑप्शन, ठीक है, पर चारों में ही अलग होगा। ठीक है, चारों ऑप्शंस अलग होंगे। अब हो सकता है चारों की ही स्पेलिंग जो है वो गलत हो, तो इसीलिए आपको समझ में ना आए कि कौन सा आंसर है। ये हो जाता है एक्सट्रीम लेवल, मतलब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो तब आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। बट अगर इसकी बात करें बिगनर लेवल के क्वेश्चन तो आसान हो ही जाता है, बट ये जो लेवल है ना ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। बट फॉर श्योर हमें ये भी प्रैक्टिस करना है बिकॉज ये सब ही पूछा गया है। सो आपको क्लियर हो गया क्या होगा? डेफिनेशन दी होगी, उससे रिलेटेड जो आंसर है वही सब में दिया होगा, बट स्पेलिंग इधर उधर होगी और एक ही स्पेलिंग सही होगी, या फिर आपको ऑप्शन चारों ही अलग दिए जाएंगे। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस डेफिनेशन का कौन सा वाला वर्ड है। फिर दूसरी चीज होगी कौन सी स्पेलिंग सही है। तो दो चीजें जो हैं वो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और पहले वाले में आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि भाई इस डेफिनेशन का कौन सा वाला वर्ड है, एंड देन उसकी स्पेलिंग आप तो ऑब्वियसली मतलब वर्ड कौन सा ये नहीं, आपको स्पेलिंग जो है वो थोड़ी बहुत डिस्कस करनी पड़ेगी। सो ले देखिए मेहनत दोनों ही फॉर्मेट में है, बट ये सेकंड वाला जो ये फॉर्मेट है, इनफैक्ट कहना चाहिए थर्ड फॉर्मेट, बिकॉज एक हम बिगनर में पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा लेवल अप हो जाता है। ठीक है, चलो सो आज के वीडियो में हम सेकंड सीडी चढ़ रहे हैं स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पेलिंग वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन बीइंग पोर्ट्रेट। इनमें जो है मतलब एक ही वर्ड है जो चारों में दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा समय जो दिखाया जा रहा है ना उससे पहले की बात की जा रही है, यानी वट एवर टाइम इज बीन पोर्ट्रेट उससे पहले का समय अगर बताया जा रहा है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जो इन चारों ऑप्शंस में दिया जा रहा है। क्लियर? अब देखो वर्ड पहला दिया जा रहा है एंक्रोनिस्टिक, देन सेकेंड सेज एनाक्रोनेस्टिक, थर्ड सेज एनाक्रोनिस्टिक एंड फोर्थ सेज एनाक्रोनेस्टिक। क्लियर? यानी अगर हम डिफरेंस देखें, यहां आपको जो स्पेलिंग दी है एनक्रोनिस्टिक और यहां जो स्पेलिंग दी है उसमें डिफरेंस है ई का, आई गेस, है ना, सिर्फ ई का ही डिफरेंस है। थर्ड वाले में देखें तो आपको यहाँ ए दे दिया है और बाकी आई गेस सब कुछ सेम है, और डी में आपको एन भी दे दिया है एक्स्ट्रा और एक ई भी दे दिया। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इस वर्ड, इसके लिए वन वर्ड है कौन सा, और फिर उसकी स्पेलिंग पे तो आओगे, है। सो जो ये मीनिंग है उससे रिलेटेड वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स कि जो समय दिखाया जा रहा है उससे कि पहले के चीज को या पहले के समय को बिलोंग कर रहा है कुछ, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। कौन सी स्पेलिंग है जो सही है, मैं बोल भी रही हूं एनाक्रोनिस्टिक, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, ना कि ऑप्शन ए जिसमें एक एक ड्रॉप कर दिया है, बी में नेस्टिक कर दिया, इट्स नेस्टिक, एंड डी में डबल एन करके और नेस्टिक कर दिया है। इसीलिए आपका जो सही स्पेलिंग है वो क्या है? ऑप्शन सी। यानी आपको एक और नया वर्ड सीखने को मिला है, वो ये है एनाक्रोनिस्टिक मीन्स बिलोंगिंग टू अ टाइम पीरियड विच इज बिफोर व्हाट इज बीन पोर्ट्रेट। सो वट एवर इज बीन पोर्ट्रेट उसके पहले की बात हो रही है, यहाँ पे बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन बोलना चाहिए, नॉट पहले की, बट पहले ही होगा ऑब्वियसली, अदर देन व्हाट इज बीन पोर्ट्रेट, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। क्लियर? ओके, चलो 12th क्वेश्चन विच सेज again the same thing, which of the following is the correct spelling, और meaning है insisting on immediate attention or obedience especially in a brusquely imperious way।
यानी जब कोच जो है, ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पर जिसका मतलब है कि इंसिस्ट किया जा रहा है कि इमीडिएट एक्शन लेना है या इमीडिएट ओबीडियंस दिखाना है, बट एक बहुत ही रूड वे में, बहुत ही एरोगेंट वे में अगर कहा जाए, उसे क्या कहेंगे? सो यहाँ पे जो वर्ड है ब्रस्क्विली, ये भी अच्छे से पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी स्पेलिंग्स भी पूछी जा सकती हैं. सो दिस वर्ड मीन्स इन अ वेरी रूड वे एंड दिस वर्ड इज रूड एंड एरोगेंट. ठीक है, सो बहुत ही रूडली और बहुत एरोगेंट वे में अगर इंसिस्ट किया जाए फॉर इमीडिएट एक्शन या इमीडिएट ओबीडियंस, वो वर्ड क्या कहलाता है? पेरेम्पटरी, पेरेम्पट्री, पेरेम्पटारी, या फिर इट इज पैरा. अच्छा, यहाँ पे तो पेरेम्पटरी है या फिर पेरेम्पटरी. समझ रहे हो मतलब क्या क्या डिफरेंस दिया हुआ है? यहाँ पर आपको TA है, यहाँ TO है, यहाँ पर जो है P मिसिंग है, और नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है PERAM, और बाकी सब कुछ वही है, TARY दे दिया है. ठीक है, सो सबसे पहली बात तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत क्लोज है. या तो आपको पता है या बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मैं बोल रही हूँ वोकैब इंपॉर्टेंट है. अब स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है बट वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो यहाँ पर जो आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, पेरेम्पटरी, जो है PEREMPTORY. इसका मतलब होता है इंसिस्टिंग एक इमीडिएट एक्शन, ओबीडियंस इन अ वेरी रूड एंड एरोगेंट वे. क्लियर? सो पेरेम्पटरी इज PEREMPTORY. तो ये A नहीं है इसलिए गलत है, यहाँ पे P मिसिंग है इसलिए गलत है, और यहाँ पर AM लिखा है इसीलिए गलत. लाइक A है वो EM नहीं दिया हुआ है. डन? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं. 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स वेरी डार्क. इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा डार्क? स्टैजियन, स्टिगन, स्टिजियन, स्टाइगन. क्या दिया हुआ है? स्टैगियन, स्टाइगन, स्टिजियन या स्टाइगॉन कहना चाहिए इसको. सो वेरी डार्क जो है बहुत ज्यादा डार्क, आई गेस ये लिटरेरी टर्म में यूज किया जाता है. दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑप्शन सी, विच इज Stygian. So STYGIAN is the correct spelling of the meaning very dark. ठीक है, तो Stygian एक और नया वर्ड है जो आप सीख रहे हो. क्लियर? ओके, चलो तो 14 पे आते हैं. 14 क्वेश्चन है, which is the word with correct spelling, और मतलब होना चाहिए the action or process of reviving someone from unconsciousness or apparent death. ऑलमोस्ट जब ऐसी कंडीशन है कि लग रहा है कि पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू डाई, या फिर इंसान जो है वो बेहोश हो गया है, और अगर इन दोनों ही कंडीशंस में कोई भी कंडीशन हो और आप उस इंसान को वापस एक नॉर्मल स्टेट में लेके आ रहे हो, रिवाइव कर रहे हो, तो वो वर्ड कौन सा है? रिसैसिटेशन, रिससिटोशन, रिससिटेशन या फिर रिससेटेशन. देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? यहां दिया है रिससिटेशन, यहां पर सैस न करके रिसस, और यहां पे फिर टोशन है. देन यू हैव रिससिटेशन. ऑलराइट, यहाँ A है, यहाँ U है, और यहाँ यू हैव रिसस बट सेटेशन, ना कि सिटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे CE कर दिया है, यहाँ पर SUS है, SAS है, और यहाँ पर TOTION भी इंक्लूड कर दिया. सो ये जो पर्टिकुलर है कि द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग समवन, इसका मतलब वापस कुछ हो रहा है, तो रीवर्ड तो फॉर श्योर आएगा. राइट? अब यहाँ पर जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन C में है, विच इज रिससिटेशन. क्या बोलोगे? रिससिटेशन, विच मीन्स टू रिवाइव अ पर्सन बैक फ्रॉम अपेरेंट डेथ वाली सिचुएशन या अनकॉन्शियसनेस. क्लियर? सो ये एक और नया वर्ड है. तो स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में भी आपको इतने वर्ड सीखने को मिल सकते हैं, एंड इट कैन बी कंफ्यूजिंग. एटलीस्ट यू आर गेटिंग दिस फ्रॉम द क्वेश्चंस कि लेवल डेफिनेटली हाई होगा एग्जाम का. डन? ओके, 15 की बात करते हैं. कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है स्पेशली ऑफ अ प्रिंसिपल, प्लेस और रूटीन, यानी इनके लिए यूज किया जाता है, या तो एक प्रिंसिपल के लिए या किसी जगह के लिए या किसी रूटीन के लिए यूज किया जाता है. रिगार्डेड एज टू इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इंटरफेयर्ड विथ, यानी कि इतना ज्यादा, मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट या कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल जो है उसको रिगार्ड किया जाता है. एंड देन विच टर्म्स में? टू बी इंटरफेयर्ड विथ. क्लियर? अब वर्ड्स क्या है? सैक्रोसैंक्ट, sacrosanct, sacrosanct, so it is sanct and sacrosanct. ठीक है, सो इज इट सी आएगा भी कि नहीं आएगा, उससे एक वर्ड दिया हुआ है. देन यू हैव sacrosanct, you have sacra and you have sacro but sanct.
ठीक है। सो ना तो यहाँ पर बिना सी के वर्ड आएगा, सो इट्स नॉट सैंड। दूसरी बात, यहाँ पर एस के बाद ए आना जरूरी है लास्ट में, सो इट कैन नॉट बी SNCT। बचता है इज इट सैक्रो और इज इट सैक्रा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर विच इज ए। सैक्रोसैंक्ट जो है ये करेक्ट वर्ड होता है, ना कि बाकी सारे। सो सैक्रोसैंक्ट मीन्स समथिंग प्रिंसिपल, प्लेस या रूटीन जिसको टू इंपॉर्टेंट या टू वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है, टू बी इंटरफर्ड विद। सो आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके। 16th में वर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड काम, डिग्निफाइड एंड अनहरीड, रिस्पेक्टेबल एंड अनएडवेंचरस। यानी कि कुछ बहुत काम, शांत, डिग्निफाइड, अनहरीड ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं, रिस्पेक्टेबल एंड अनएडवेंचरस। ठीक है, इट्स नॉट एडवेंचरस, रिस्की वाला कुछ भी टर्म नहीं है। वर्ड है स्टैड, स्टेड, स्टेड विथ ID और स्टैडा। ओके, सो इट इज स्टैड, इट इज स्टेरे, स्टेड या स्टेडा। ठीक है। सो जो ये राइट जो मीनिंग है ना इसका, या राइट जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। स्टेड, STAID वाला स्टेड जो है, दिस इज द करेक्ट वर्ड। किस मीनिंग के लिए? काम, डिग्निफाइड एंड अनहरीड, रिस्पेक्टेबल एंड अनएडवेंचरस। सो ये भी एक नया वर्ड है। अब डेफिनेटली लग रहा होगा कि बहुत सारी वर्ड्स देखो एंडलेस है, आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट है एडवांस लेवल वर्ड्स की कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसलिए मैंने बोला था सारे अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज वहाँ आधे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। अब जो बचे कुछ नए वर्ड्स हैं वो मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स में करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस। ठीक है। सो काम, डिग्निफाइड, अनहरीड, रिस्पेक्टेबल, अनएडवेंचरस के लिए क्या यूज करोगे आप? वर्ड स्टेड, STAID। डन? ओके। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। अ वुमन एबल टू फोरटेल द फ्यूचर। कोई भी वुमन जो कि पहले से ही फ्यूचर के बारे में बता सकती हैं, फोरटेल द फ्यूचर यानी कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जो महिला बताती थी ना, ऐसे माना जाता था पुराने टाइम पे, तो उनके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? सिबिल, सिबेल, सिबाल या सिबायल। ठीक है, क्या क्या दिया है? सिबाइल, सिबेल, सिबाल, सिबाइल। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ये अलग है। अगेन वन थिंग। सेकंड थिंग, ये सिर्फ पहले यूज किया जाता था कि ऐसी कोई महिला जो पहले फ्यूचर के बारे में बता सकती है। फोरटेल का मतलब होता है पहले प्रेडिक्शन कर लेना, बिफोर हैंड बता देना। ठीक है। सो वर्ड है ऑप्शन ए, सिबल, दैट इज SIBYL इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस वुमन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम somnambulism, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन वॉक्स अराउंड वाइल दे आर स्लीपिंग। देखो वैसे तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपको आधी स्पेलिंग तो यही दे दी गई है, बट बिकॉज आई वांटेड कि आप ये दोनों वर्ड सीखो इसलिए मैंने ये वर्ड हटाया नहीं। ठीक है। तो राइट क्वेश्चन पता कैसे होना चाहिए कि आप इसको ना भूल जाओ, लाइक हम इसको हटा देते हैं, यू शुड नॉट बी एबल टू सी दिस, और ये हटाने के बाद आपको जो वर्ड है ना वो दिया जाएगा। सो दिस इज रिमूव्ड। अब बोलते हैं, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम अ कंडीशन इन विच अ पर्सन वॉक्स अराउंड वाइल दे आर स्लीपिंग। तो ऐसी कोई कंडीशन जिससे सफर कर रहा है पर्सन, जिसमें वो नींद में चलते हैं, उस कंडीशन से सफर करने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है? सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमानम्ब्यूलिस्ट और सोमनैम्ब्यूलिस्ट विथ सिंगल एल। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर डबल एल आएगा कि सिंगल एल आएगा, उसकी वजह से दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी बात, किसी में एन के बाद ए दिया हुआ है, किसमें 3 में दिया है बट इसमें नहीं दिया है, तो इज इट सोमनम या इज इट सोमनैम और इज इट सोमाना और इज इट सोमनैम्ब्यूलिस्ट विथ सिंगल एल। तो वर्ड जो है ना वो अब आप देख सकते हो, ये होती है कंडीशन जिसको कहते हैं जिसमें पर्सन जो है वो नींद में चलता है, विच इज सोमनैम्ब्यूलिज्म। ठीक है, सोमनैम्ब्यूलिज्म। तो यहां देख लो सोमनैम होना चाहिए तो इसीलिए ये हट जाता है। दिस इज राइट, सोमनैम, दिस इज सोमाना एंड दिस इज सोमनैम। अब ब्यूलिज्म है और आपको चाहिए ब्यूलिस्ट। सो इज इट गोइंग टू बी BULLIST या फिर BULLIST यानी सिंगल एल। सो आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, सिंगल एल ही आता है जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर कंडीशन दी जाती है इट इज सोमनैम्ब्यूलिज्म, अगर ये पर्सन जो होगा उसको क्या कहेंगे तो सोमनैम्ब्यूलिस्ट, सोमनैम्ब्यूलिस्ट। क्लियर? ओके। 19th पे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट बिलीव टू ब्रिंग गुड लक और टू कीप इट्स ओनर सेफ फ्रॉम हार्म। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम गुड लक मानते हैं, लकी मानते हैं कि अगर हम इस चीज़ को अपने पास रखेंगे तो क्या होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, या फिर जिसका भी वो जो भी ओन करता है उस चीज़ को, वो अगर उस चीज़ को अपने पास रखेंगे तो उनको खतरे से वो बचा के रखेगा। ऐसी चीज़ को बोलते क्या है? इज इट टेलिस्मन, इज इट टैलिस्मान, इज इट टैलिस्मैन और इज इट टेल्समैन?
अब देखो टेल्स क्या होता है, टेल्स होता है स्टोरीज, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब सिंगल एल आएगा कि डबल एल, और सिंगल ए आएगा कि डबल ए आएगा, इससे आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो सकता है। सो कोई भी चीज जो कि इस क्वालिटी की मानी जाती है, ये प्रॉपर्टीज की मानी जाती है, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर सी विच इज टैलिस्मैन। तो सिंगल एल सिंगल ए, ना तो डबल एल आएगा इसीलिए बी गलत हो गया, ना ही डबल एल आएगा तो ए भी गलत हो गया। सो टैलिस्मैन इज नोन एज व्हाट, ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट सॉरी, जो कि आपके लिए लकी होता है या फिर जो भी ओनर है उसको बचा के रखता है खतरे से। क्लियर? ओके। 20th में दिया है यूजिंग फ्यू वर्ड समटाइम्स इन अ वे दैट सीम्स रूड और अनफ्रेंडली। आई गेस हमने अभी थोड़ा ही पढ़ा था, थोड़ी देर पहले टर्सली वर्ड पढ़ा था, है ना, वहीं पे बात हो रही है, जहाँ पे हमने कर्टली, टर्सली इन सब की बात की थी, वही बात हो रही है यहाँ पे। सो यूजिंग फ्यू वर्ड समटाइम्स बहुत रूड और अनफ्रेंडली वे में, उसके लिए वर्ड कौन सा होता है? ट्रस, टर्सी, टर्स या टर्सन। तो बहुत इजी है, अब तो क्लियर हो गया होगा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, मतलब प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने पढ़ा है। सो टर्स ली पढ़ा था, तो टर्स इज द वर्ड, है ना। सो टर्स मतलब बहुत ही कम शब्दों में बताना, और जो कि बहुत रूड कहा जाता है। जैसे सपोज अगर आपने किसी से पूछा कि आर यू ओके नाउ, और सामने ने बोला यस, तो मतलब बहुत रूड वे में बोला और सिर्फ इतना बोला, यस नहीं बोला यस आई एम फाइन नाउ, या फिर यस आई एम फाइन, तो इस तरीके से ना बोल के सिर्फ एक शब्द बोला यस और बहुत रूड वे में बोला। क्लियर? ओके, दैट इज टर्स। 21 पे आते हैं। ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच स्ट्रांगली अटैकिंग और डिफेंडिंग अ पर्टिकुलर ओपिनियन, पर्सन, आइडिया और सेट ऑफ बिलीव्स। क्या दिया? कोई भी ऐसा पीस ऑफ राइटिंग या कोई भी स्पीच जो कि स्ट्रांगली अटैक कर रही है या डिफेंड कर रही है एक पर्टिकुलर ओपिनियन, पर्सन, आइडिया या सेट ऑफ बिलीव्स को। ठीक है? क्या कहलाता है? पॉलेमिसन, पोलामिकल, पॉलीमिकल या फिर पोलामिकल। सो इज इट कैन या इज इट कल? If it is कल then is it A or is it E? If it is E then is it M के बाद I और double E, है ना। So double E नहीं है, it is not L या फिर it is not N, so it is not going to be N, तो A कट जाता है। C मैंने बता दिया double E नहीं है, और B में दिया है polemical, बल्कि it is polemical। देख रहे हो, इट्स नॉट पुला इट्स पुले। तो इस तरीके से इतना सा डिफरेंस जो है, माइन्यूट सा बेसिक सा डिफरेंस, ये पकड़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और कोई भी ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको डिक्शनरी बन के जाना है, बट जितना कर सकते हो प्रैक्टिस उतने वर्ड्स को करो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, है ना। सो पोलेमिकल होता है POLEMICAL, इसका मतलब है कुछ भी ऐसा लिखा हुआ या कुछ भी ऐसा बोला हुआ जो या तो अटैक कर रहा है या डिफेंड कर रहा है ऑलरेडी जो ओपिनियन, पर्सन, आइडियाज या बिलीव एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 22nd पे, जहां पे दिया हुआ है डेलिबरेटली मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जानबूझ के किसी चीज को इतना कॉम्प्लेक्स कर देना कि वो जो है समझने में बहुत मुश्किल हो। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? ऑब्फस्केट, ऑबफैस्केट, ऑबफसीट, ऑबफॉस्केट। तो इज इट फस्केट और इज इट फॉस्केट? नंबर 1। नंबर 2, इज इट केट और इज इट सीट? क्लियर? सो ये जो वर्ड है ना, ये होने वाला ऑप्शन ए विच इज ऑब्फस्केट, यानी कि OBFUSCATE विच इज ऑब्फस्केट। जानबूझ के किसी चीज को डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बना देना। क्लियर? मतलब अंडरस्टैंड ना कर पाए सामने वाला इजीली, इसीलिए आप उसको जानबूझ के ऐसा बना रहे हो, विच इज ऑब्फस्केट करना। क्लियर? ओके। 23rd पे आते हैं। डिफिकल्ट टू डील विथ एंड नॉइजी। अगर आप किसी से बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको डील करने में या बहुत नॉइजी है वो, तो वर्ड क्या है? ऑब्स्ट्रैपरस, ऑब्स्ट्रेपैरस, ऑब्स्ट्रेपरस या फिर ऑब्स्ट्रेपैराउस। देख रहे हो कितना सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। सो कोई भी चीज जो बहुत डिफिकल्ट है टू डील विथ या बहुत ज्यादा नॉइजी है ना, उसके लिए वर्ड हो जाता है ऑप्शन सी विच इज ऑब्स्ट्रेपैरस। ठीक है? सो ऑब्स्ट्रेपैरस इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर मीनिंग। डन? ओके। 24th पे आते हैं। टू लाफ लाउडली स्पेशली एट समथिंग स्ट्यूपिड दैट समवन हैज सेड और डन। किसी चीज पे बहुत जोर जोर से हंसना, स्पेशली कुछ जो बहुत स्टूपिड है या स्पेशली समथिंग जिसके बारे में कुछ कहा गया है, लाइक समवन हैज सेड और डन, उसके लिए वर्ड क्या है? गफॉ, गफू, गफॉ या गफाओ, मतलब सभी एक जैसे ही लग रहे हैं पढ़ने में। ठीक है? सो इसके लिए जो सही वर्ड है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है विच इज GUFFAW। गफॉ जो है, दिस इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। बहुत जोर से हंसना, स्पेशली कुछ ऐसा जैसे अगर किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ ऐसा करा जो कि बहुत आपको स्टूपिड लगा कि बहुत सिली है, और आप अगर उस पर जोर जोर से हंसते हो तो उसके लिए वर्ड होता है गफॉ। क्लियर? ओके। 25th।
अ कॉम्पिटिशन इन विच एन एथलीट कम्पीट्स इन 10 स्पोर्ट्स इवेंट्स। 10 स्पोर्ट्स इवेंट्स में compete करना पड़ता है एक एथलीट को, ऐसे कॉम्पिटिशन को क्या कहते हैं? तो देखो 10 के लिए वर्ड होता है डेका, तभी आपने डेकेड पढ़ा होगा, है ना। सो डेकाथलॉन, डेकाथलॉन, डेकाथलोन विथ ई और डेकाथियोलॉन। तो इसके लिए वर्ड होता है डेकाथलॉन विच इज ऑप्शन बी। डेका क्या हो जाएगा 10, थलॉन इज यूज्ड फॉर लाइक द इवेंट्स जो होने वाले हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कंपटीशन जिसमें 10 इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स में एक एथलीट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कंपीट करना पड़ता है, दैट इज डेकाथलॉन। क्लियर? ओके। 26, इंडल्जिंग ओनली वेरी मॉडरेटली इन समथिंग स्पेशली फूड एंड ड्रिंक। ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसको किसी सिनोनिम या एंटोनिम की वीडियो में, ठीक है। सो किसी ऐसा कोई पर्सन जो बहुत कम किसी चीज़ में इंडल्ज होता है, बहुत ना के बराबर इंडल्ज होता है, ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है फूड और ड्रिंक के लिए, कि अगर कोई पर्सन खाने या पीने में बहुत कम इंडल्ज होता है तो उनके लिए वर्ड क्या है? एब्स्टीमस, एब्स्टीमस, एब्स्टीमियस या एब्स्टीमियस विथ आई, ठीक है। सो इज इट एब्स्टेमियस, एब्स्टीमियस, एब्स्टिमस या एब्स्टीमस? क्लियर? सो इसके लिए जो वर्ड है आई होप आपको याद हो, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, और बहुत बार पढ़ा है, 1-2 बार पढ़ा हुआ है हमने, विच इज एब्स्टेमियस, ठीक है। सो इट्स एब्स्टे, मैंने बोला भी था एब्स्टेन वर्ड से ध्यान में रख सकते हो, दैट इज हाउ दिस वर्ड कम्स फ्रॉम। क्लियर? ओके। 27 पे आते हैं। वर्ड है द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक्सप्लेन करता है कि आप कुछ कर रहे हो जिससे आप ठीक कर रहे हैं सारी चीज़ों को, आप अमेंड कर रहे हो कुछ गलत किया हुआ या किसी इंजरी को। सो अमेंड करना मतलब ठीक करना, रेक्टिफाई करना। सो अटोनमेंट, अटोनमेंट, अटोनमेंट या अटोनमेंटी, कौन सा वाला वर्ड है जो इसके साथ जाएगा? गलतियों को या जो भी इंजरी हुई है उसको ठीक करने के एक्शन को कहते हैं अटोनमेंट, विच इज ATONEMENT, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। 28 पे आते हैं। रिफ्यूजिंग टू ओबे और रिस्पेक्ट द लॉ इन अ वे दैट शोज कंटेम्प्ट। आप रिफ्यूज कर रहे हो, सीधे सीधे मना कर रहे हो किसी भी लॉ को ओबे या रिस्पेक्ट करने से, एक ऐसे तरीके से जो कि बहुत कंटेम्प्ट या हेटरेट शो करता है। कौन सा वर्ड है? कंट्यूमेशियस, कंट्यूमिशियस, कंट्यूमैक्वस, कंट्यूमेशियस, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है? एक तो MA दिया है, एक में ME दिया है, देन यू हैव COUS विदाउट I एंड देन यू हैव डबल M आफ्टर TU। सो ये जो वर्ड है कि आप कुछ इस तरीके से मना कर रहे हो जिससे बहुत ज्यादा हेट्रेड या कंटेम्प्ट शो हो रहा है, कि आप गलत तरीके से मना कर रहे हो, इट इज कंट्यूमेशियस, मेशियस, मलेशियस, इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। मलेशियस याद है, प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था। क्लियर? ओके। 29, a change of circumstances or fortune, typically one that is unwelcome or unpleasant। एकदम से चेंज हो रहा है circumstance या luck, fortune, typically ऐसा which is unwelcome और unpleasant। आप नहीं चाह रहे हो कि ऐसा चेंज हो, आप उसको बिल्कुल भी आपके लिए रेडी नहीं थे, आप ऐसी सिचुएशन में चेंज के लिए। जब ऐसा कोई चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विसिसिटड, विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड विथ सिंगल एस और वेसिसिट्यूड, ठीक है। अगेन बहुत क्लोज है, अगर वर्ड आता होगा तो कर लोगे डील, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ तब पढ़ो कि जितने नए वर्ड्स पढ़ सकते हो शुड डू दैट, अदरवाइज जान रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। सो इफ यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, बहुत इजी नहीं होता, इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा। अदरवाइज एक वीडियो में भी 50 क्वेश्चन में निपटा सकते हैं इसको, पर उससे फिर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं हो सकती, है ना। बट अभी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे अर्ली श्योर हो सकते हैं कि क्या पता इनमें से क्वेश्चन आए। क्लियर? ओके। तो वर्ड होता है विसिसिट्यूड विद डबल एस नॉट सिंगल एस। सो VICISSITUDE। ये एक चेंज होता है आपके सर्कमस्टांस या फॉर्च्यून में, जिसके लिए आप ना तो रेडी थे ना ही आप उसको चाह रहे थे कि ऐसा हो। इट्स वेरी अनप्लेजेंट और अनवेलकम लाइक। क्लियर? ओके। 30, एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, प्रिमेबल, कुछ ऐसा जो बहुत स्टार्टिंग से ही एग्जिस्ट करता है, बहुत ही बिगिनिंग से एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वर्ड क्या है? प्राइमोर्डियल, 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 primordial। So it's not deal for sure. So is it dial with single L or double L या फिर is it DL या dial, DIALE। So आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमोर्डियल जो है वो होता है राइट वर्ड। आई होप आपने कभी सुना भी हो इसको, बहुत कॉमन वर्ड है ये। प्राइमोर्डियल इज द वर्ड टू यूज व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम। क्लियर? और एक और वर्ड क्या है? प्रिमेबल, ये भी याद रख लो, PRIMEVAL।
डन, ओके। चलिए, तो यहाँ तक स्पेलिंग के क्वेश्चन हो गए। अब एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चंस करके फिर से स्पेलिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो 31 जो क्वेश्चन है आपको फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा है। इट सेज चूज द वर्ड विच मीन्स डिफरेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनमें से कौन सा वर्ड है जो अलग है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आप मीनिंग पढ़ोगे या खुद वर्ड्स को भी पढ़ोगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई कलर, ट्राइसिकल, ट्राइलॉजी, ट्रिफल, ट्राइडेंट, ठीक है। चलो अब इन सबका मीनिंग पढ़ते हैं। ट्राई कलर क्या होता है, जिसमें 3 कलर्स होंगे, जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग। सो हैविंग 3 कलर्स, जिसमें भी 3 कलर्स होंगे भाई वो ट्राई कलर है। ट्राइसिकल, अ व्हीकल सिमिलर टू अ बाइसिकल, बाइसिकल से बिल्कुल मिलता जुलता, बट इट हैज 3 व्हील्स, 2 एट द बैक एंड 1 एट द फ्रंट। तो जो साइकिल चलाते हैं हम जिसमें 3 पहिए होते हैं उसको ट्राइसिकल कहते हैं, और ऐसा साइकिल जिसमें 2 पहिए होते हैं वो बाइसिकल होता है ना। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। सो ऐसा कोई व्हीकल जो बाइसिकल जैसा दिखता है बट उसमें 3 पहिए होते हैं, एक सामने 2 पीछे, तो उसको हम कहते हैं ट्राइसिकल। ट्राइलॉजी, अ ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड थिंग्स, 3 रिलेटेड चीजें जो हैं अगर उसका एक ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे ट्राइलॉजी। नेक्स्ट है ट्रिफल, अ थिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। क्या हमने ट्रिफल पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है। कब पढ़ा है? जब हम ट्रिवियल पढ़ते हैं। जब भी ट्रिवियल वर्ड आया मैंने आपको ट्रिफल पढ़ाया, जब भी ट्रिफल आता है मैं ट्रिवियल पढ़ाती हूँ। इसी तरीके से आपको बार बार रिपीटेशन क्यों कराती हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ट्रिफल वर्ड हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई चीज़ जिसकी बहुत कम वैल्यू है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिफल, यानी कि बहुत मामूली है। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइडेंट, अ 3 pronged स्पीयर। वेपन होता है जिसमें 3 बोल सकते हो एक तरीके से ऐसे नुकीले बने होते हैं। सो इट्स 3, है ना। जैसे त्रिशूल नहीं होता, त्रिशूल बनता है ना, तो उसमें 3 होते हैं कोने। वैसे ही ऐसा कोई वेपन होता है जिसे कहते हैं ट्राइडेंट। यानी अगर हम 3 को एज अ फिल्टर यूज करते हैं, ट्राई कलर में भी 3 की बात हो रही है, ट्राइसिकल में भी 3 की बात हो रही है, ट्राइलॉजी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट 3 एंड ट्राइडेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग 3। बट ट्रिफल में ट्राई वर्ड दिया तो है बट उसका मतलब 3 नहीं है। यानी कि एक ही वर्ड है जो अलग है बिकॉज इसमें 3 का कोई लेना देना नहीं है, वो है ट्रिफल, और वो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर करेक्ट आंसर। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन। अगेन आपका एनालॉजी का ही पैटर्न चल रहा है एंड देन अगेन आपको स्पेलिंग्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चूज द वर्ड विच मीन्स डिफरेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। सेम एनालॉजी है तो आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग देखना है और फिर ये देखना है कोई सिमिलैरिटी है कि नहीं, एंड इस हिसाब से आपको एक कोई वर्ड मिलेगा जो बिल्कुल अलग जा रहा होगा फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उसको हम आंसर मार्क करेंगे। ऑलराइट, चलो। सो मोटिफिकेशन, रिमोर्स, फेरोसिटी, ट्यूटलेज और गेटी। अब इसमें से आई गेस हम रिमोर्स पढ़ चुके हैं, फेरोसिटी हमने फेरोशियसनेस पढ़ा हुआ है ना, एंड साथ ही साथ गेटी जो है हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था आई गेस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का। उसमें मैंने आपको एक पूरा चार्ट नहीं बनवाया था जो ट्री बोला था मैंने जिसको, उसमें किसी में एक वर्ड ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑल्सो आई एम लाइक कि हाँ शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एंड यस ट्यूटलेज नहीं पढ़ा आपने। सो लेट्स जस्ट रीड देम एंड फिर हम समझेंगे कि कोई सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो मॉडिफिकेशन का मतलब है ग्रेट एम्बैरसमेंट एंड शेम, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, बहुत ज़्यादा शेम वाला कोई फील हो, देन दैट इज व्हाट इज मॉर्टिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स, डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है बिकॉज कुछ गलत कमिट किया है, कुछ गलत किया है, इस वजह से कुछ बहुत गिल्ट फील हो रहा है, तो वो होता है रिमोर्स होना। नेक्स्ट है फिरोसिटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फिरोशियस। फिरोशियस क्या होता है, जैसे टाइगर नहीं होता है कितना उसमें एक अलग ही गुस्सा होता है ना, वैसा टाइप का गुस्सा जो होता है ना उसे फिरोशियसनेस कहते हैं। सो स्टेट या क्वालिटी जिसमें कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, फिरोशियस है, तो वर्ड आ जाता है फिरोसिटी। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूटलेज, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग, जिसे गार्जियनशिप कहते हैं। क्या दिया है, प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन और समथिंग, तो या तो प्रोटेक्शन हो रहा है या फिर अथॉरिटी है ओवर समथिंग, एक तरीके से गार्जियनशिप, जैसे हमारे गार्जियंस होते हैं ना, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एक अथॉरिटी होती है, वही चीज जो है वर्ड ट्यूटलेज का मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है गेटी, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट हार्टेड और चीयरफुल, एक ऐसा स्टेट या कंडीशन जिसमें कोई बहुत लाइट हार्टेड है, खुश है और बहुत हैप्पी फीलिंग है, उसके लिए वर्ड होता है कौन सा, गेटी। यानी अगर हम बात करें तो आप बोलोगे यहाँ पर शेम की बात हो रही है, यहाँ कोई रिग्रेट करने की बात हो रही है, देन यहाँ बात हो रही है अबाउट बीइंग इन गुस्सा, इन फिरोशियसनेस, देन यहाँ हो रहा है प्रोटेक्शन, गार्जियनशिप, एंड गेटी में क्या हो रहा है,
लाइट हार्टेड और चीयरफुल, हैप्पीनेस। तो क्या है फिर डिफरेंट, मतलब कुछ तो गुस्से की बात कर रहे हैं, कुछ रिग्रेट या गिल्ट की बात कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कुछ हैप्पी वर्ड है। तो यहाँ सिमिलैरिटी नहीं मिल पा रही है। बट अगर आप ध्यान दो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम वर्ड इमोशंस जो हैं इसको ले लेते हैं एज अ फिल्टर, ये क्या है, एक फिल्टर है। अब जिस भी वर्ड में इमोशन के बारे में बात हुई है ना, हम उसे टिक करते जाते हैं। देखो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा आपका आंसर। यहाँ एम्बैरेसमेंट, शेम की बात हो रही, क्या एक इमोशन है? बिल्कुल है। रिमोर्स, गिल्ट है, रिग्रेट है, बिल्कुल इमोशन है। फिरोसिटी में फिरोशियस है, एंगर है, बिल्कुल एक इमोशन है। एंड गेटी में भी हैप्पी, लाइट हार्टेड, चीयरफुल एक इमोशन है। बट क्या एक इमोशन है क्या यहाँ? नहीं, ये तो एक प्रोटेक्शन, एक अथॉरिटी की बात कर रहा है। दिस मीन्स ट्यूटलेज इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ इमोशन, इसीलिए ये जो वर्ड है ना ये अलग हो जाता है। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दूसरे के सिनोनिम्स ही मिलेंगे एनालॉजी में, बिल्कुल नहीं। कोई एक पॉइंट होगा जिस पे बेस्ड ये जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि इमोशंस के टर्म्स में ट्यूटलेज वर्ड जो है ना इसमें इमोशन लैक कर रहा है, देयर इज नो इमोशन, इसीलिए ये वर्ड जो है वो अलग हो जाएगा। सो जो आंसर होना चाहिए वो फॉर श्योर क्या होगा? ट्यूटलेज। और ये किस ऑप्शन में है? लेट्स जस्ट सी दैट, ऑप्शन डी में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ट्यूटलेज इज द करेक्ट वर्ड इन विच यू हैव नो इमोशन बीन एक्सप्रेस, बाकी अदर वर्ड्स में इमोशंस आर बीन टॉक्ड अबाउट। तो ये है एक एनालॉजी। क्लियर? ओके, 33rd पे आते हैं। 33rd पे हमारे स्पेलिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल और एडवेंचरस जर्नी और एक्सपीरियंस? कोई ऐसा जर्नी, कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ जो बहुत इवेंटफुल, लॉन्ग, एडवेंचरस है, बहुत ही रिस्की, बहुत ही मज़ेदार, इसके लिए कौन सा वर्ड है? ओडाइसे, ओडाइसी, ओराइसी या ओडाइवाइसी? ठीक है, देख रहे हो कुछ डिफरेंस? अब या तो आपको ये वर्ड पता हो तब तो जाके स्पेलिंग समझोगे, या फिर शायद आपने ये वर्ड देखा है और आप स्पेलिंग से बता दो। सो यही खेल है, बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी भी अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो वो कैप की तो गलती कर रहे हो। जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जितने भी नए वर्ड्स पढ़ सकते हो प्लीज डू दैट। सो यहाँ पे ये जो जर्नी, एडवेंचरस जर्नी, बहुत बड़ा इवेंटफुल, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस वाला जर्नी की बात हो रही है ना, ये किस वर्ड की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडाइसी। ठीक है, क्या है ये? ओडाइसी। This is what is the meaning, like the word for this particular definition. बाकी ये सिंगल y, सिंगल s नहीं होता, सिंगल y डबल s होगा। सिंगल y डबल s तो है बट e मिसिंग है, और यहाँ डबल y कर दिया सिंगल s, बल्कि y सिंगल s डबल होना चाहिए था। सो ये बाकी सारे गलत हैं और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। एक नया वर्ड मिल गया, डन। ओके चलो 34th की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। बहुत ज़्यादा रेडीनेस है किसी चीज़ के लिए बट बहुत ही एक हैप्पी मोड में, एक चीयरफुल मोड में, तो वो कौन सा वर्ड होता है? एलैक्रिटी, एलैक्रिटी, एलैक्रिटाई, एलैक्रिटी, क्रिटी कहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो ब्रिस्क और चीयरफुल रेडीनेस की बात कर रहा है? अगेन अ न्यू टर्म है ना, एक नया वर्ड आ रहा है। नाउ दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ए विच इज द एलैक्रिटी। ठीक है, सो यहाँ पर के नहीं आता फॉर क्रिटी, दैट्स वाई ये गलत है। दिस इज नॉट टी आई, सो ये गलत है, और दिस इज नॉट क्रीटी, इट्स क्रिटी, है ना, इसीलिए ये जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाता है। सो आपका राइट आंसर क्या है? ALACRITY विच इज एलैक्रिटी, ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। डन। ओके 35th की बात करते हैं। Which of the following is the correct spelling of the word that means make someone feel drained of energy or vitality? कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करा रहे हो, या फिर उनकी एक जो वाइटलिटी है, एक जो एनर्जी है वो ड्रेन्ड हो गई है, बिल्कुल इट इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग। तो सामने वाला जो है बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटी या स्टफ ऐसा फील कर रहा है दैट देयर इज़ नो एनर्जी, इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, ऐसा वाला जो मीनिंग है वो किस वर्ड में आता है? सो इज इट इनोवेट, इज इट इनोवेट, इज इट इनोवेरी और इनोवाट? ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड बी विच इज इनोवेट। ठीक है, इट्स नॉट इनोवैट, इट इज नॉट इनोवीटी, इट इज नॉट इनोवाट, इट इज इनोवेट। ठीक है, सो ENERVATE, इनोवेट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। क्लियर? ओके 36 पे आते हैं। अगेन आ गए हम एनालॉजी के क्वेश्चन पे। चूज द वर्ड विच मीन्स डिफरेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है? वर्ड है फिलिस्टीन, इनसोसिएंट,
पोकोक्यूरेट, एमनिस्टी, इम्पैसिव। अब यहां पर फिलिस्टीन वर्ड हम पढ़ चुके हैं, इंसॉसिएंट, पोकोक्यूरिनेट, एमनेस्टी, इम्पैसिव हमने नहीं पढ़ा हुआ है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ठीक है। सो फॉर श्योर ऐसा क्वेश्चन, ये तो बल्कि मुझे अचीवर सेक्शन में डालना चाहिए था, बट ठीक है, अभी वहां पे ऑल लेवल बढ़ा देंगे। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है, अब ये जानने के लिए आपको सारे मीनिंग पता होना फॉर श्योर कंपल्सरी है। सो लेट्स रीड द मीनिंग्स एंड देन हम जाएंगे डिफरेंट वर्ड पे। Philistine means a person who is hostile or indifferent to culture and arts. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कल्चर, आर्ट, इन सब से ना बिल्कुल बिल्कुल दूर भागते हैं, दे डोंट लाइक इट, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, एंड दे हैव अ वेरी अजीब ओपिनियन रिगार्डिंग कल्चर एंड आर्ट्स। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, फिलिस्टीन, ठीक है। दोज हु आर नॉट फ्रेंडली विद, दोज हु आर नॉट ओके विद कल्चर, आर्ट्स, दे आर लाइक कि ये बहुत अजीब चीज़ है, सो फॉर देम द वर्ड इज फिलिस्टीन। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉसिएंट, शोइंग अ कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न। कोई भी ऐसा जो कि एक बहुत बोल सकते हैं कि कैजुअल वे में कंसर्न नहीं दिखाने का एक्शन शो कर रहा है, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है बहुत कैजुअली लैक ऑफ कंसर्न को लेता है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए वर्ड हो जाता है इनसॉसिएंट। नेक्स्ट इज पोकोक्यूरिनेट विच इज इनडिफरेंट और अनकंसर्न। अगर कोई बहुत इनडिफरेंट है, बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, उनके लिए वर्ड होता है पोकोक्यूरेंट, ठीक है, पोकोक्यूरेंट। So this is a word which means indifferent, या बिल्कुल भी concern ना होना, not at all concerned. Next word है amnesty, which is an official pardon for people who have been convicted of political offenses. Okay, so यहाँ पे जो word दिया हुआ है कि एक official pardon, एक official माफी उन लोगों के लिए जिनको अभी अभी उन्होंने political offenses के अंदर convict किया हो, ठीक है। सो यहाँ अगर आपको ऑफिशियली किसी को पार्डन मिल जा रहा है उन लोगों के लिए जो इस ऑफेंस में थे, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है एमनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैसिव, नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन, जो ना तो इमोशंस फील करते हैं ना ही शो करते हैं। बहुत ही ऐसे लोग नहीं होते जिनको देख के आपको लगता है कि मतलब इनकी जिंदगी में ना तो कोई खुशी है, ना ही कोई दुख है, ना गुस्सा आता है इनको, ना ही वो बहुत ज़्यादा कूल रहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं जिनमें बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखते हमको, उनके लिए वर्ड है इम्पैसिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक तरीके से हम इंसान कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, ये है हमारा आज का फिल्टर इस क्वेश्चन के लिए। सो ये पूछा गया है भाई कौन से टाइप का पर्सन है। सो फिलिस्टीन एक कोई इंसान जिसको कल्चर आर्ट्स के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत इंडिफरेंट है टुवर्ड्स इट। इनसॉसिएंट जो है बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाते, बहुत ही कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न दिखाते हैं। पोक्यूरेट इंडिफरेंट और अनकंसर्न्ड है, कोई मतलब नहीं है इनको। इम्पैसिव ना तो फील कर पाते हैं ना ही शो करते हैं किसी इमोशन को। तो ये सारे ही वर्ड्स जो है ना, इनमें हम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ये दिखा रहे हैं। बट दिस एमनेस्टी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ पर्सन, दिस इज टॉकिंग अबाउट एक ऑफिशियल पार्डन, एक माफी। सो दिस इज बहुत अलग फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसीलिए आपका एनालॉजी के हिसाब से, सिमिलैरिटी के हिसाब से, ये फिल्टर के हिसाब से वर्ड एमनेस्टी आपका सही आंसर होगा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एमनेस्टी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए 37 पे आते हैं। वर्ड्स हैं वॉसिफरस, स्टोइकल, क्लैमरस, वेहिमेंट, टेम्पेस्चुअस। कौन कौन से वर्ड हैं, वॉसिफरस, स्टोइकल, क्लैमरस, वेहिमेंट, टेम्पेस्चुअस, ठीक है। अब आई होप हमने स्टोइकल पढ़ा है, हमने क्लैमरस पढ़ा हुआ है, और शायद हमने वेहिमेंट पढ़ा है। आई एम नॉट लाइक श्योर बिकॉज मुझे पता है मीनिंग, सो आई काइंड ऑफ कांट लिंक कि मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बट ठीक है, वील रीड इट इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स जस्ट गेट थ्रू द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड देन वील कम बैक टू द ऑप्शंस, कौन सा सही हो सकता है। सो वॉसिफरस मतलब एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय वेहिमेंट ओपिनियंस, लाउड एंड फोर्सफुल। इसके पहले इस पे आए, चलो वेहिमेंट पढ़ लो तो आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे एक साथ। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपने ओपिनियन को रखना, एक बहुत ही लाउड या फोर्सफुल वे में आप अपने ओपिनियन को रख रहे हो, समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, समथिंग विच इज़ वेरी फोर्सफुल, ऐसे तरीके से अगर आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे तो वर्ड होगा वॉसिफरस। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइकल, एंड्यूरिंग पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग वंस फीलिंग्स और
कंप्लेनिंग। अगर कोई पर्सन जो है वो जितना भी दुख दर्द है, जितनी भी डिफिकल्ट टाइम्स हैं, हार्डशिप्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सह लेता है, ना तो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है, ना ही बताता है, कंप्लेन भी नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बड़ा दुखी हूँ एंड स्टफ लाइक दैट, बल्कि बहुत ही खुद ही से सहन करना, कोई भी पेनफुल चीज़ हो या कुछ भी हार्डशिप्स हो, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्टोइकल। ऐसे कई होते हैं ना, जैसे अगर हम अपनी मॉम की बात करें, वो अपने लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स की बात करें, दे ऑलवेज सी अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, क्योंकि उनको हमें अच्छी लाइफ देनी होती है, बट दे वुड नॉट कंप्लेन टू यू कि देखो तुम्हारी वजह से हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो, स्टफ लाइक दैट। वो हमको खुद समझना पड़ता है ना। तो यही चीज़ है, स्टोइकल ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी दुख दर्द हो, कोई भी हार्डशिप्स हो, उसको चुपचाप सह लेते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, ना ही कंप्लेन करते कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमरस। दिस मीन्स मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज, बहुत तेज या बहुत कंफ्यूजन वाली नॉइज करना, आवाजें करना, दैट इज व्हाट इज क्लैमरस। तो अगर कहीं क्लैमरस का आप प्रैक्टिकल देखोगे, इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा तेज तेज, बहुत कंफ्यूजन वाला वॉइस जो है वैसे सिनेरियो रहेगा। वेहीमेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेम्पेस्चुअस, कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एंड टर्ब्यूलेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन। अगेन अगर कोई अपने इमोशंस दिखा रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है टेम्पेस्चुअस। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, द वन हु इज एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, ये हो गया आपका फिल्टर, है ना। कौन है जो अपने एक तरीके से अपने जो इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपका फिल्टर हो जाएगा। सो एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड एंड दिस इज देयर, ऑलराइट। तो जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है वो कौन है, देखो वॉसिफरस। स्टोइकल तो नहीं कर रहे, तो इंड्योर कर रहे हैं, लाइक सहन कर रहे हैं। क्लैमरस में बहुत तेज आवाजें हो रही हैं, और वेहीमेंट में भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग टर्ब्यूलेंट इमोशन है। तो कह सकते हो एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, या समथिंग विच इज लाउड, यानी आपको सुनाई दे रहा है, लाइक यू कैन सी इट और यू कैन हियर इट, है ना। बट एक वर्ड है जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल सहन कर रहे हैं, एंड्योर कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि कंप्लेंट्स हैं या क्या है। तो स्टोइकल वर्ड जो है वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम दीज वर्ड्स, बिकॉज बाकी में आप एक लाउड वॉइस, एक इमोशन, इन सबको देख पा रहे हो, दे आर एक्सप्रेस। बट कहीं ना कहीं जो वर्ड स्टोइकल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर्सन जो है वो सहन कर रहा है। सो जो वर्ड अलग है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्टोइकल। क्लियर, ओके। चलो 38 पे आते हैं। 38 में वर्ड है एम्ब्रेस, अबेट, स्पर्न, एंडोर्स, एस्पाउस। देखो जो वर्ड एम्ब्रेस है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, और कई बार आप पढ़ोगे भी, पोइट्री वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। अबेट और स्पर्न और स्पाउस हमने नहीं पढ़ा है, बाकी एंडोर्स तो सभी को पता है, एंडोर्समेंट वगैरह वर्ड सुनते हो तो वहां से एंडोर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबके मीनिंग पढ़ते हैं। एम्ब्रेस मीन्स एक्सेप्ट अ बिलीफ, थ्योरी और चेंज विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। एक और मीनिंग होता है इसका हक करना, टू लाइक सपोज अगर आई एम सेइंग कि आई एम एम्ब्रेसिंग द ट्री, इसका मतलब पेड़ को जो है पूरी तरीके से आई हैव हग्ड, और इसका मतलब क्या होगा कि मैं बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करी उस पेड़ को, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पेड़। इस तरीके से एम्ब्रेस करना मतलब व्हेन यू आर लाइक काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग जो भी चीज है या पर्सन है, किसी को भी गले लगा रहे हो, दैट इज व्हाट इज एम्ब्रेस करना। इसी तरीके से एक और मीनिंग आता है एक्सेप्ट अ बिलीफ, थ्योरी और चेंज विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। अगर कोई भी स्टोरी है, कोई भी बिलीफ है, कोई भी आइडिया है, अगर आप उसको खुद की इच्छा से विलिंगली और बहुत ज्यादा खुशी से एंथुसियास्टिकली कर रहे हो, एक्सेप्ट, that means embrace is the word. Next word है abate. What does this mean? Encourage or assist someone to do something wrong, in particular to commit a crime. अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा encourage कर रहे हो या किसी को बहुत ज़्यादा assistance यानी कि बहुत support दे रहे हो ताकि वो कुछ गलत करे, ताकि वो commit करे कोई crime, that is what is abate. यानी गलत में आप साथ दे रहे हो किसी का, वो abate हो जाता है. Next word है spurn. Reject with disdain or contempt. किसी चीज को बहुत ज्यादा हेटरेट के साथ, बहुत ही ज्यादा ऐसे बुराई के साथ रिजेक्ट कर देना, दैट इट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट। तो बहुत ही बुरी तरीके से किसी चीज को रिजेक्ट करना इज व्हाट इज स्पर्न। नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्स. डिक्लेयर वंस पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट ऑफ. अपना खुद का अप्रूवल, अपना खुद का सपोर्ट जो है आप पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हो, आप शो कर रहे हो कि ठीक है आई एम इन सपोर्ट ऑफ दिस, आई रियली एक्सेप्ट दिस, तो वो हो जाता है एंडोर्स.
नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस, अडॉप्ट और सपोर्ट अ कॉज, बिलीव और वे ऑफ लाइफ। किसी चीज को कोई सपोर्ट हो, कोई बिलीव हो, कोई वे हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्पाउस करना। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां हम बात कर रहे हैं एक तरीके से एक्सेप्ट, सपोर्ट, ठीक है, ये एक हो गया, और यहां या तो हम बात कर रहे हैं रिजेक्ट करने की। दो चीज हैं, या तो हम किसी में एक्सेप्ट या सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, या तो हम किसी में रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कहां पे क्या वर्ड है। जहां एक्सेप्ट सपोर्ट होगा हम ए लिख देंगे, जहां रिजेक्ट की बात होगी वहां आर लिख देंगे, ठीक है। तो एम्ब्रेस में तो एक्सेप्ट कर ही रहे हो, सो दिस इज ए। अबेट में भी आप एनकरेज कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो ए लिख देते हैं। स्पॉन में आप सीधे सीधे रिजेक्ट कर रहे हैं। एंडोर्स में तो खुद ही आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हो कि नहीं ये सही है, तो ये एक्सेप्ट करना हुआ। एस्पाउस में भी आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। यानी एक तरीके से वर्ड स्पॉन है जो देखो आर है, बाकी सब में ए है। सो यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है इसकी नहीं कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, नहीं, आप कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अलग फॉर्म ऑफ वर्ड्स हो गए, और एक कुछ भी हो जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं वो अलग हो गया, और वो एक ही वर्ड है। इसीलिए स्पॉन जो है ये आपका अलग हो जाएगा फ्रॉम दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ना कि बाकी के वर्ड्स। सो इसमें अगर कंफ्यूज होते हो कि कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, हम उससे ले लें, या फिर कुछ जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम है कुछ नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर कोई भी सही आंसर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको बस एक अलग कुछ तो ऐसा ढूंढना है जिसमें एटलीस्ट आप कुछ वर्ड्स को एक ग्रुप में डाल सकते हो। सो व्हेन यू टॉक्ड अबाउट एक्सेप्ट करना या आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, देन यू हैव प्लेस्ड सम वर्ड्स इन दैट, और एक ही वर्ड रिजेक्ट की कैटेगरी में आ रहा था, दैट्स व्हाई दैट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कैन सी इन अदर वर्ड्स। क्लियर? ओके, चलो 39 पे आते हैं। वर्ड्स हैं बामी, एबहरेंट, मैकेबर, ग्रूसम, ओडियस। ओडियस पढ़ा हुआ है, ग्रूसम फॉर श्योर पढ़ा है, एबहरेंट भी पढ़ा है। बामी वर्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट बामी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाए थे, और ये वर्ड मैंने तब नहीं पढ़ाया, मुझे अच्छे से याद है। और मैकेबर वर्ड भी हमने शायद नहीं पढ़ा। सो यू हैव 2 न्यू वर्ड्स इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बाकी जो एबहरेंट है, ग्रूसम है, ओडियस है, दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले वर्ड बामी देखते हैं। कैरेक्टराइज बाय प्लेजेंटली वार्म वेदर। अगर बहुत ही प्यारा सा जैसे कि एक वेदर नहीं होता जो हमको चाहिए होता, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल भी बारिश नहीं, क्लियर स्काई, एक बहुत ही प्यारा स्प्रिंग टाइप का जो मौसम होता है, दैट इज प्लेजेंटली वार्म वेदर, और उस वेदर को हम कहते हैं बामी, ठीक है। सो अगर कुछ वर्ड बामी यूज कर रहे हो, उसका मतलब आप एक बहुत प्यारे वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट वर्ड है एबहरेंट। व्हाट डज एबहरेंट मीन्स? इंस्पायरिंग, डिस्गस्ट एंड लोथिंग, रिपग्नेंट। अगर कोई भी चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे फील करो कि बहुत बेकार है, आपको बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, इट्स डिस्गस्टिंग, आपको हेट्रेड टाइप का फील आ रहा है, दैट इज व्हाट इज एबहरेंट। सो यू आर काइंड ऑफ गेटिंग रिपेल्ड फ्रॉम दैट थिंग, तो वो एबहरेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैकेबर, विच मीन्स डिस्टर्बिंग बिकॉज कंसर्न विथ और कॉजिंग अ फियर ऑफ डेथ। कुछ ऐसा जिसे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे बिकॉज उससे डेथ का डर है कि शायद डेथ हो जाएगी इसके बाद, शायद मैं मर जाऊंगा। सो वो एक फियर, एक डर जो है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ या कुछ भी ऐसा है जो आपको फियर ऑफ डेथ कॉज कर रहा है या उसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है, तो वर्ड हो जाता है मैकेबर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रूसम, कॉजिंग रिपल्शन और हॉरर, ग्रिसली। कुछ भी ऐसा जिससे आप रिपेल्ड फील कर रहे हो, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, बहुत हॉरिफाइंग है, डरावना है। और एक और वर्ड मिल जाता है आपको, ग्रिसली। सो दिस मीन्स समथिंग जिससे आप बहुत रिपेल्ड फील करेंगे, यू आर नॉट हैप्पी विद इट। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, रिपल्सिव। कुछ ऐसा जो बहुत अनप्लेजेंट है, बहुत रिपल्सिव है, यू फील लाइक रिपेल्ड, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं ओडियस। यानी कि एक ओडियस क्राइम शायद वर्ड हम बहुत पढ़ते हैं। सो इस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ हम प्लेजेंट और अनप्लेजेंट की बात कर सकते हैं, है ना। एक हम क्या बात कर सकते हैं, प्लेजेंट की और एक अनप्लेजेंट की। यानी ले देके हमको तो एक ही फिल्टर चाहिए ना, तो प्लेजेंट ही रखते हैं, ठीक है। अब जो भी प्लेजेंट होगा पी लिख देंगे, जो नहीं होगा उसको रहने देंगे। बामी क्या है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट है, देख भी सकते हो प्लेजेंटली, तो बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो गया ये। दूसरी बात, एबहरेंट में तो भैया रिपग्नेंट है, बहुत नेगेटिव है, तो ये प्लेजेंट नहीं होगा। मैकेबर भी प्लेजेंट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको डेथ का डर लग रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है ग्रूसम, अगेन ये भी बहुत डरावना है, और ओडियस भी बहुत रिपल्सिव और अनप्लेजेंट है। इस तरीके से आपको जो वर्ड मिल रहा है जो बिल्कुल अलग है बाकी वर्ड
वर्ड से, वो है बामी, बिकॉज वो एक प्लेजेंट वेदर की बात कर रहा है, बाकी सब तो बहुत नेगेटिव वर्ड्स हो गए, है ना। सो इसीलिए जिस भी ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए या वर्ड ए दिया होगा दैट इज बामी, वही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डन, ओके। 40th पे आते हैं। 40th में वर्ड्स हैं एक्सटरपेट, क्वाश, डॉन, अबॉलिश, क्रश। ठीक है, अब एक्सटरपेट नहीं पढ़ा हमने, क्वाश भी नहीं पढ़ा है, डॉन हम पढ़ चुके हैं। डॉन आई गेस हाँ किसी लिटरेचर की भी बुक में आएगा, आई गेस 9th या 10th किसी में चैप्टर में आपको डॉन वर्ड भी मिलेगा। अबॉलिश तो सभी को पता है, कोई चीज या कोई रूल अबॉलिश हो जाता है। और क्रश वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये दूसरा मीनिंग है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सारे वर्ड्स पढ़ते हैं। एक्सटरपेट मीन्स इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज को एक जगह से या कहीं से भी पूरी तरीके से हटा देना, इरेडिकेट कर देना। जैसे कि हम बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी को पूरी तरीके से हटा देना। उसी तरीके से अगर किसी चीज को आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो या कंप्लीटली हटा दे रहे हो, रिमूव कर दे रहे हो, तो वर्ड हो जाता है एक्सटरपेट, और उसी से रिलेटेड है इरेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है क्वैश, विच इज रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। लीगली किसी चीज को इनवैलिड होने की वजह से रिजेक्ट कर देना कि नहीं ये इनवैलिड है, दिस इज नॉट वैलिड, तो वर्ड हो जाता है क्वैश। नेक्स्ट वर्ड है डोन, द बिगिनिंग ऑफ अ फिनोमिनन और पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली वन कंसिडर्ड फेवरेबल। एक ज्यादातर ये ऐसे शब्द टाइम के लिए यूज किया जाता है जो बहुत फेवरेबल टाइम है, बड़े हैप्पी हो उसके साथ। तो बिगिनिंग अगर हो रही है एक फिनोमिनन की या ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की जो कि बहुत ज्यादा फेवरेबल कंसिडर किया जाता है, उसके लिए वर्ड हो जाता है डोन। क्लियर। नेक्स्ट है अबॉलिश, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। एक फॉर्मल वे में किसी भी प्रैक्टिस, किसी इंस्टीट्यूशन या कुछ भी ऐसा जो बहुत टाइम से सिस्टम चला रहा है, उसको आप खत्म कर रहे हो, एंड कर रहे हो कि नहीं बस अब आगे ये नहीं बढ़ेगा, वर्ड हो जाता है अबॉलिश। नेक्स्ट वर्ड है क्रश, कॉम्प्रेस और स्क्वीज फोर्सफुली सो एज टू ब्रेक, डैमेज और डिस्टॉर्ट इन शेप। किसी भी चीज को आप क्या करोगे, क्रश, जैसे कैन है, अगर आप उसको एक तरीके से इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, खाली होना चाहिए ऑब्वियसली, तो वो क्या होगा, एकदम से सिकुड़ जाएगा, है ना, स्क्वीज हो जाएगा। सो अगर आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो या स्क्वीज कर रहे हो एक फोर्स लगाते हुए ताकि वो टूट जाए या डैमेज हो जाए या एटलीस्ट उसका शेप जो है पूरी तरीके से बिगड़ जाए, तो वर्ड हो जाता है क्रश। क्लियर। सो इस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ हम एंड करने की बात करते हैं। ठीक है, आप किसी तरीके से एंड कर रहे हो, या फिर बोल सकते हैं हम डैमेज करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो जिस भी वर्ड में ऐसा कुछ हो रहा होगा हम उसको टिक कर देंगे। सो इरेडिकेट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ओके। क्वैश में रिजेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली एंड कर रहे हो। देन डॉन में तो कुछ बिगिन हो रहा है, अबॉलिश में भी एंड कर रहे हो, और क्रश में भी आप किसी चीज को खराब कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, एंड ही कर रहे हो एक तरीके से। तो बचता क्या है, एक ही वर्ड है डॉन, विच इज टॉकिंग अबाउट अ बिगिनिंग, जो कि एक शुरुआत की बात कर रहा है, किसी को भी एंड करने की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका जो सही वर्ड होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा डॉन। सो इसीलिए ऑप्शन सी जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है, कौन सा वर्ड है, क्या मीनिंग है, कैसे एनालॉजी देखते हैं, क्या स्पेलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, स्टफ लाइक दैट। क्लियर, ओके। 41 पे आते हैं। अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड्स है माएस्ट्रो, वर्चुओसो, वेटरन, बिगिनर, एडेप्ट। हमने एक इनएप्ट और एक एडेप्ट पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़े हुए हैं, है ना। सो माएस्ट्रो वर्ड और वर्चुओसो, वेटरन और एडेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, फॉर श्योर पढ़ना चाहिए। सिर्फ एग्जाम पर्पस से नहीं, जनरल लाइफ में भी बहुत जगह ये वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे आपको। सो लेट्स रीड द मीनिंग्स टू फाइंड द आंसर। ऑलराइट, माएस्ट्रो जो वर्ड है ना, जैसे आप सुनते होंगे म्यूजिक माएस्ट्रोज एंड स्टफ, यानी कोई जो बहुत उम्दा है अपनी फील्ड में। ठीक है, सो डिस्टिंग्विश्ड फिगर इन एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर में अगर कोई बहुत ज्यादा जाना माना है, बहुत ही उम्दा उनका हमेशा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे अगर हम म्यूजिक की बात करें, अगर कोई पर्सन है जो बहुत जाना जाता है, जैसे लता मंगेशकर जी जो है, उनका नाम प्रचलित है। जैसे हम पंडित रविशंकर जी की बात करें, वो भी प्रचलित है ना। सो अगर हम बात करें कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये क्या है, ये माएस्ट्रोस हैं, राइट। सो इसी तरीके से किसी भी स्फीयर में, ज्यादातर म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, बट अगर किसी भी स्फीयर में कोई बहुत ज्यादा बेहतरीन है अपनी फील्ड में और बहुत डिस्टिंग्विश्ड है वो, तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम माएस्ट्रो। वर्चुओसो क्या है, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परस्यूट। कोई भी आर्ट में या म्यूजिक में अगर कोई पर्सन बहुत 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 ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा स्किल्स है उनमें, कलाकारी है, कलाकार हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं वर्चुओसो।
नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन वर्ड बहुत सुना होगा आपने कि ये वेटरन एक्टर है, या बहुत सारे लोग जो है उनके आगे वेटरन लिखा होता है। इसका मतलब अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली वो बहुत उम्दा होंगे, इतना एक्सपीरियंस उनके पास, तो वर्ड उनके लिए यूज़ कर लिया जाता है वेटरन। नेक्स्ट वर्ड है बिगिनर। बिगिनर कौन होता है? जो शुरुआत कर रहा हो किसी चीज की, है ना। सो अ पर्सन जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न अ स्किल और टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी। कोई भी पर्सन जो बस अब स्टार्ट ही कर रहा है कुछ अभी किसी स्किल में या किसी एक्टिविटी में बस पार्टिसिपेट करना स्टार्ट ही कर रहा है, उनके लिए वर्ड हो जाता है बिगिनर। नेक्स्ट है एडेप्ट। वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग। अगर कोई बहुत स्किल्ड है, बहुत प्रोफिशिएंट है किसी चीज पे कि वाह बहुत अच्छा काम किया एंड स्टफ, तो उनके लिए वर्ड हो जाता है एडेप्ट। सो इस तरीके से माइस्ट्रो जो है मतलब वो अपनी फील्ड में बहुत उम्दा हैं, कलाकार हैं, जाने माने हैं। वर्चुओसोमी बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। वेटरन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो स्किल्ड होंगे। बिगिनर अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, और एडेप्ट भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड या प्रोफिशिएंट है अपनी फील्ड में या किसी में भी। इस तरीके से क्या हम बोल दें कि या तो बात हो रही है स्किल्ड होने की, ठीक है, या तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है एक्सपीरियंस्ड होने की, राइट या तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि कहीं तो हमने एक्सपीरियंस वर्ड पढ़ा हुआ था। यस, यहाँ पर तो एक्सपीरियंस एक फिल्टर लगा सकते हैं। साथ ही साथ स्किल्ड देखोगे बहुत जगह पर है तो आप स्किल्ड वर्ड लगा सकते हैं। सो ये एक फिल्टर है। माइस्ट्रो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, बहुत स्किल्ड होंगे अपनी फील्ड में। वर्चुओसो भी हाईली स्किल्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। वेटरन भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एज इट इज मेंशन इन द डेफिनेशन। और एडेप्ट भी हाईली स्किल्ड हैं, प्रोफिशिएंट हैं। बट बिगिनर तो अभी अभी जो है स्टार्ट कर रहा है, अभी कोई स्किल स्टार्ट कर रहा है सीखना या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बस स्टार्टिंग ही हो रही है, तो बिगिनर बहुत अलग हो गया, है ना। सो इसीलिए जो वर्ड बहुत अलग है इन सारे वर्ड्स में से वो कौन सा है? वो बिगिनर है। सो आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन जिसमें बिगिनर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत श्योरली आप इनको अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज जनरली भी बहुत पूछे जाते हैं वर्ड्स। साथ ही साथ एडेप्ट, इनएप्ट सब पढ़ा हुआ है तो रिविजन भी हो गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द 42nd क्वेश्चन। अगेन हमारे स्पेलिंग्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एग्जाम में भी देखो मिक्सचर आने वाला है। कभी आपको आएंगे एनालॉजी क्वेश्चन, कभी स्पेलिंग के, यहाँ हो सकता है कोई भी ना आए इनमें से, राइट। इसीलिए आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हम टेस्ट पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हैं। क्योंकि एक साथ पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, वो एक साथ आपसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एंड देन हमको आदत होती है इकट्ठा करने की, फिर पता है क्या क्या होता है, राइट। इसीलिए हम स्पेलिंग कभी कभी एनालॉजी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है which of the following is the correct spelling of the word that means exclusion from a society or a group मतलब ऐसा कुछ कि किसी भी सोसाइटी से जो एक सोशल लिविंग है या फिर किसी ग्रुप से अगर बाहर कर दिया जाए, किसी को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो वो कौन सा वर्ड होता है? ऑस्ट्रैक्सिज्म, ऑस्ट्रासिज्म, ऑस्ट्रोसिज्म, ऑस्ट्रोरेसिज्म। ठीक है। अब देखो कई लोग होंगे जो यहाँ पर एक चीज समझ रहे होंगे कि अभी हम पढ़ ऑस्ट्रासिज्म रहे एक साथ, बट क्यों ना हम इसको ब्रेक करके पढ़े, कोई सा भी वर्ड पकड़ लेते हैं ऑस्ट और ये हो गया रेसिज्म। ठीक है, मतलब एक्चुअली इट इज नॉट लिंक्ड विद रेसिज्म एज सच, मतलब ये होता है किसी सोसाइटी या किसी ग्रुप से बाहर रखना कि ये अलग है, ठीक है, तो एक्सक्लूड कर देना। सो यहाँ से क्या हम पकड़ सकते हैं वर्ड की शायद यहाँ पर जिसमें भी रेसिज्म की स्पेलिंग गलत आ रही है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। बचता है ऑप्शन बी और डी, और बी और डी में जो आपका सही स्पेलिंग है ना वो ऑप्शन बी है, बिकॉज डबल आर नहीं आता। सो दिस इज हाउ आपका जो वर्ड है वो है ऑस्ट्रेसिज्म। सो ऑस्ट्रासिज्म एक साथ पढ़ेंगे तो सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस डेफिनेशन, एक्सक्लूजन फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप। क्लियर? ओके। 43rd पे आते हैं। Which of the following is the correct spelling of the word that means of a person having an unemotional and stolidly calm disposition? यानी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब हर चीज में ठंडे रहते हैं, सुस्त रहते हैं, है ना, उनका कोई ऐसा खास इमोशन नहीं आता है बाहर। दे आर ऑलवेज वेरी काम कूल, और बहुत मतलब नॉट इन सेंस काम कूल होना पॉजिटिव है, बट मतलब बहुत सुस्त तरीके से कुछ भी इमोशन शो ना करना, ऐसा कौन सा वर्ड है? फ्लेगमैटिक, फ्लगमैटिक, फ्लेगेमैटिक, फ्लेगमैटिक। सो इट्स फ्लेगमैटिक। ठीक है, कौन सा वर्ड है? फ्लेगमैटिक, जो आपके ऑप्शन ए में गिवन है। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत अनइमोशनल या बहुत ज़्यादा ऐसे
सुस्त टाइप का कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है या जो एक तरीके का बोल सकते हो तरीका है, वो वर्ड ऑप्शन ए में एक्सप्लेन हो रहा है। क्लियर? ओके, 44th पे आते हैं। 44th में जो मीनिंग है वो है द व्यू और थ्योरी दैट द सेल्फ इज ऑल दैट कैन बी नोन टू एक्सिस्ट। एक ऐसा व्यू पॉइंट है या ऐसा कोई थ्योरी है जो कहता है कि सेल्फ इज ऑल, मतलब हम जो अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फ इज ऑल दैट कैन बी नोन टू एग्जिस्ट। क्लियर? तो ये ऐसी थ्योरी मानी जाती है। तो वो कौन सा वर्ड है? सोल्पिसिज्म, सोलिप्सिज्म, सोलिप्सिज्म या सोलेप्सिज्म। बहुत क्लोज वर्ड्स हैं, या तो पता होगा या बिल्कुल नहीं पता होगा, है ना। तो इस ये जो पर्टिकुलर थ्योरी या जो व्यू पॉइंट है ना कि सेल्फ इज ऑल दैट कैन एग्जिस्ट, वो जो है आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, विच इज सोलिप्सिज्म। क्या है? सोलिप्सिज्म। सो ये जो ऑप्शन ए है इसमें एल के बाद आई नहीं है, सो इट्स सोल्पिसिज्म। ऑप्शन बी में देखो तो सी दिया हुआ है, दैट्स रॉन्ग। और ऑप्शन डी में सोलेप दिया है बट वो है नहीं वैसा। सो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट वन, सोलिप्सिज्म। क्लियर? ओके, 45th पे आता है। 45th में जो डेफिनेशन है वो है अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। एक फॉल्स मतलब झूठा, गलत, एब्सर्ड मतलब बहुत ही बेकार, डिस्टॉर्टेड मतलब बहुत ऐसे घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। सो अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ये कौन सा वर्ड है? ट्रीवेस्टी, ट्रावस्टी, ट्रेवेस्टी या ट्रेवेस्टी। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑप्शन ए में टीआरई दिया हुआ है, ट्रीवेस्टी। देन ऑप्शन बी में इट्स ट्रावस्टी, है ना, मतलब हाँ बी के बाद भी कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लाइक ई और ए, ट्रेवेस्टे एंड देन यू हैव ट्रेवेस्टी। सो ये जो पर्टिकुलर है कि किसी चीज़ को आप बहुत गलत या बहुत तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मिलता है आपको ऑप्शन डी में, विच इज ट्रेवेस्टी। क्लियर? ओके, 46 पे आते हैं। एब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका डेफिनेशन है एब्रप्ट और ऑफ हैंड इन स्पीच और मैनर? यानी कि मतलब बहुत अजीब तरीके से, इट्स नॉट लाइक जैसा होना चाहिए, इट्स वेरी एब्रप्ट, इट्स बहुत ही ऑफ हैंडेड है, ठीक है, किसी स्पीच में या किसी मैनर में, तो मतलब ले दे के इट्स नॉट प्रॉपर। तो वो कौन सा वर्ड है? इज इट ब्रस्क्यू, इज इट ब्रस्क्यू, क्यू विदाउट ई, लाइक आफ्टर ई नहीं है, ब्रस्क्यू या ब्रेस्क्यू, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है इसका राइट वर्ड है ऑप्शन बी, ब्रस्क्यू। और ये मतलब अगर आप ऐसे लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह देखेंगे ना तो उसमें ये वर्ड बहुत दिखाते हैं, मतलब बताते हैं उसमें। सो कुछ भी चीज़ वो स्पीच में या मैनर में बड़ी एब्रप्ट या ऑफ हैंडेड हो, सो वर्ड हो जाता है ब्रस्क्यू, दैट इज BRUSQUE। क्लियर? ओके, 47 पे आते हैं। स्पेशली ऑफ फैब्रिक, लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट। अगर कोई ऐसा फैब्रिक है या कपड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा हल्का है, लाइट है, बहुत ही डेलिकेट है, मतलब बहुत आसानी से फट जाएगा, या फिर ट्रांसलूसेंट है, आर पार दिख रहा है, ऐसा कौन सा वाला कपड़ा होता है? मतलब क्या वर्ड है ऐसे कपड़े को डिफाइन करने के लिए? डायफैनोस, डायाफैनस, डायाफोनस या डायाफैनस, ठीक है। सो यहाँ आप देख लो स्पेलिंग क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ आपको DI दिया है सीधे, डाय और फैनस, तो डायफैनस। देन यू हैव डायाफैनोस, ठीक है, देन यू हैव डायाफोनोस या फिर डायाफैनस, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर कपड़ा है या फैब्रिक है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डायाफैनोस। क्या किया जाता है? डायाफेनोस। सो इट इज DIAPHANOUS, ना कि फोनोस, PHO। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके, 48 पे आते हैं। 48 में आपको पूछा गया है कि स्पेलिंग कौन सा वाला ऑप्शन है जिसकी सही है, विच इज डिफाइंड एज इन मॉडर्न लिटरेचर अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड। या फिर इसको ऐसा भी कहते हैं कि कोई सैड पोएट्री हो, बहुत उदास सी पोएट्री हो, या फिर कुछ भी ऐसा पोएम जो बहुत सीरियसली किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो बहुत डीप है, जो बहुत उदास है, या फिर किसी की डेथ पे लैमेंटेशन हो रहा है, एक तरीके से मोर्निंग की जा रही है या रोया जा रहा है सॉर्ट ऑफ, तो वो कौन सा वाला वर्ड है? एलजी, इलैगी, इलजी या इलेजी, ठीक है। सो यहाँ कौन सा वर्ड है जो सही है? तो दिस पर्टिकुलर वर्ड इज ऑप्शन डी, विच इज इलेजी। इलेजी क्या होता है? एक मॉडर्न लिटरेचर में एक ऐसा पोएम जो कि इस तरीके से सैडनेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, 49 पे आते हैं। रन और जंप अबाउट प्लेफुली, कूद फान करना, ठीक है, जो हम बोलते हैं कूदते रहते हैं बस पूरा टाइम मस्ती में। सो रन और जंप अबाउट प्लेफुली, ये कौन से वर्ड का डेफिनेशन है? गैम्बल, गैम्बॉल, गैम्बूल या जेम्बॉल।
जेम, GEM, ठीक है। सो दिस इज नॉट जेम बॉल, दिस इज गैम बॉल, और वो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। सो गैम बॉल मतलब कि बहुत ऐसे भागना कूदना, बहुत ही प्लेफुली चेयरफुली, वो वर्ड हो जाता है आपका गैम बॉल। क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज 50th क्वेश्चन। डेफिनेशन है अ पावरफुल व्हर्लपूल इन द सी और रिवर। मतलब एक व्हर्लपूल मतलब कैसे बोलूँ, एक गोल गोल नहीं, भवंडर टाइप का होता है। सो वैसा पानी में, समुद्र में या नदी में एक बहुत ही पावरफुल व्हर्लपूल वाला जो मोशन है उसको क्या कहते हैं? मैलस्ट्रॉम, मिलस्ट्रॉम, माइलस्ट्रॉम या माइलस्टॉर्म, ठीक है। तो ये व्हर्लपूल है तो ये स्टॉर्म तो जरूर होने वाला है, तो ये स्टॉर्म नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। अब हमको ABC में से एक्चुअल स्पेलिंग पता होना चाहिए, वो है ऑप्शन नंबर C, विच इज माइलस्टॉर्म इज द वन जो कि एक पावरफुल व्हर्लपूल को एक्सप्लेन करता है किसी रिवर या किसी सी में। क्लियर? सो ये हो गया आपका करेक्ट स्पेलिंग। सो आई होप 50 क्वेश्चंस में, एनालॉजी में तो इतने नहीं जितने स्पेलिंग्स में आपने डिफरेंट वर्ड्स पढ़ लिए हैं। फॉर श्योर ये डिफिकल्ट हैं, बट ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल भी तो है। तो बिगनर, आई होप अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो अभी कॉन्फिडेंस गिरा ना हो, बिकॉज ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, ठीक है। वो बिगनर वाले क्वेश्चन बहुत, कभी ऐसा हो गया कि पेपर को बैलेंस करना है तो शायद आपको ऐसा दे दें, बट फॉर श्योर इसी टाइप के जो वर्ड्स है ना वो आपको मिलते हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। डन? सो वी आर डन विद दी MCQs, 50 MCQs ऑफ दिस टॉपिक। बट एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है हमेशा की तरह, वो है अबाउट द वेबसाइट। देखिए, आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड वीडियोस हैं, सब कुछ मिल जाता है, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। अगेन, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपसे पैसे मांगे जाएंगे। सो यू विल नॉट बी चार्ज फॉर एनीथिंग। नाउ व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव, अगर आपको ये सब एक्सप्लोर करना है, देन आपके पास एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन है, वो ये है कि आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू जस्ट हैव टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो हमारी वेबसाइट का नाम है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ना, आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप NTSC पे क्लिक कर सकते हो और NTSC की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप ओलंपियाड पे क्लिक करके ओलंपियाड की प्रिपरेशन करो। आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हो, क्लिक ऑन दैट। देन अगर आपको कुछ भी MCQ रिलेटेड या आपको वन शॉट रिविजन भी चाहिए ना, तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। क्लिक करोगे, सारे वन शॉट रिविजन एक साथ मिल जाएंगे। या आप अगर एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हो 6 to 12, एंड ऑल्सो यू गेट वन मोर विच इज एक्स्ट्रा लर्निंग। जैसे कि अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में अपने आप को बहुत पॉलिश करना है, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव वे में, ठीक है, तो आपके पास वीडियोस हैं। साथ ही साथ अगर आप विद इन अ मिनट कुछ फैक्ट्स वगैरह या पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसा कुछ भी सीखना चाहते हो, सब कुछ अवेलेबल है हमारे चैनल पे। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आप क्लिक करो, यू विल गेट द रिलेटिव सब्जेक्ट्स, और फिर आप क्लिक करके टॉपिक और वीडियो पे पहुंच सकते हो। जैसे एक डेमो देख लो, आपको जैसे ओलंपियाड पढ़ना है, क्या करोगे, ओलंपियाड पे क्लिक करो, आपके सामने ओलंपियाड के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसके भी आपको वीडियो को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th का IEO पढ़ना चाहते हो, आप इस पे क्लिक करो, आपके सामने उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे, क्लिक करो, आपके सामने उसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो बिगिन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज, यू गॉट द वीडियो, स्टडी फ्रॉम इट। वंस यू आर डन विद दिस और आपको लगता है मुझे और भी कोई टॉपिक पढ़ना है ओलंपियाड का, आप इस क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करो, अगेन टॉपिक पे क्लिक करो, यू विल गेट द वीडियो। इफ यू फील कि नहीं मुझे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो एक्सप्लोर करने हैं, नो वरीज, click on the back button, follow the same steps and get the video. So this is how easy it is. I hope everything of this helps you. Clear? All right. Now we are done with the एक तरीके से डिस्कशन अबाउट द वेबसाइट। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है एक और, कि आपको जो कुछ भी प्रिपेयर करना है, अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल या स्केड्यूल के हिसाब से करोगे प्रिपेयर, फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो आपके पास ओलंपियाड का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट है, जब आपको पता होगा कि भाई इस दिन पे मुझे इतने बजे रेडी रहना है फॉर द वीडियोज। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे यू हैव टू बी रेडी विद अ नोटबुक एंड अ पेन, ठीक सुबह 10 बजे फॉर द इंग्लिश ओलंपियाड वीडियोज। एंड इन्हीं दिनों पे आपको ठीक 1 बजे रेडी रहना है फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड वीडियोज। सो आपके पास ये टाइम टेबल सेट है, आपको बस रिमाइंडर सेट करके रखना है हर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कि आप रेडी रहें विद फुल फोकस एंड एक्साइटमेंट, ताकि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ पाओ, बिकॉज ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, जनरल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। So with this we have finally come to an end of today's discussion. I hope आप पूरे 50 questions आपको अच्छे से समझ आ गए। आज आप खुश होंगे बिकॉज आपके पास नए वर्ड्स आ गए होंगे, और ये नए वर्ड्स को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इनसे फ्रेंडशिप होगी, एंड श्योरली यू विल नेवर फॉरगेट देम। ठीक है? सो इफ यू फील दैट दिस वीडियो वॉज फॉर श्योर अ वैल्यूएबल वन फॉर यू, प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, ताकि जिनको भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में वो पढ़ें इसे। एंड येस,
जितने भी स्टूडेंट्स से मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में शेयर कर सकते हो बिल्कुल करो, बिकॉज सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट और एक टॉप नॉच क्वालिटी के एजुकेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस, अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे? सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, वी हैव come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.